आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे, क्योंकि जैसे कि जुम्मा और इतवार मार्केट्स बंद है। आज ज़्यादातर लोगों ने मार्केट का रुख किया होगा, तो आप लोग एसओपीज़ को फॉलो करें, और क्योंकि गर्मी बेतहाशा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग पानी का इस्तेमाल करें, और इस तरह की कोई लाइम्स वगैरह बना के आप लोग उसका जो है अपना उसको यूज़ में रखें। कुछ इस तरह की चीज़ें आप करें, जैसा कि कहीं छाँव है तो वहाँ पे आप परिंदों के लिए पानी रख लें ताकि वो वहाँ पे आके ठहरें और वहाँ पे वो पानी पिएँ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कराची समेत सिंध भर में मसाइल का अंबार लग चुका है। आज हम बात करेंगे सिंध भर की, वहाँ पे किस तरह के तालीम का निज़ाम है, वहाँ पे मुफलिसी भूख और जो मेडिकल जो है वहाँ पे किस तरह की आवाम को जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। सिंध गवर्नमेंट वैसे तो बड़े दावे वादे करती है, लेकिन अंदरून सिंध का क्या हाल है। कराची का तो है ही बुरा हाल, लेकिन अंदरून सिंध का क्या हाल है, इसी वाले से हम बात करेंगे। जैसे कि कब्ज़ा माफिया वो सरगर्म है, टैंकर माफिया, मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक, तो इन लोगों ने अपनी बदमाशी जो है वो शहरियों के ऊपर ढाई हुई है। शहरी इंतहाई परेशान है। आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ आज जो मौजूद मेरी मेहमान मौजूद हैं, नुसरत बानो सहर। नुसरत बानो सहर अब्बासी, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी आज मेरे प्रोग्राम में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक नेता, आप ठीक हैं, जी खैरियत है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपको मैंने देखा, मैंने इंट्रो में आपने जिक्र मेरा किया। मेरा नाम भी स्पीकर की तरह पूरा हाँ जी, ये नुसरत पूरा बानो नाम सहर लिया अब्बास। मैंने। थैंक यू। मैंने लिया आपका जी, असल में, क्योंकि ज़्यादातर नुसरत सहर शहर के लोग नाम लिखते हैं, तो से। मैंने पूरा आपका नाम इसलिए लिया। जी, मैं बात करना चाहूँगी अंदरून सिंध के भी हवाले से, क्योंकि कराची की तो हम बात करते ही रहते हैं। कराची में कोई परेशान हाल है नहीं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट जो है वो सिंध के बड़े ही दावे वादे करती है। वो रोटी कपड़ा और मकान उन्होंने उनका जो मंशूर है, उस हवाले से हम बात करते हैं। क्या आपको लगता है रोटी कपड़ा और मकान उन्होंने अपने वहाँ के आवाम को दिया है? अच्छा, थैंक यू सो मच नेता, आपने अपने प्रोग्राम में कराची से कश्मीर तक पूरे सिंध के मसाइल पर बात करने के लिए मुझे बुलाया। कराची का तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कराची के हालात, बल्कि सबको पता है, अब तो पूरी दुनिया को पता है कि जी हाँ। मेट्रोपॉलिटन सिटी जो दुनिया के 5-6 शहरों में नाम आता है जिसका, उस शहर में ये हाल हो कि यहाँ पानी के लिए बिलक रहे हों बच्चे, और ख़वातीन बर्तन ले लेकर पानी की तलाश में घूम रही हों, और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, जी। कचरा है, बिजली का मसले, हज़ारों मसले, टैंकर माफिया, बल्कि बैगर माफिया इस कदर अंबार हैं कि जब सरगर्म है। कराची पे बात करते हैं तो दिल पता नहीं क्या होने लगता है कि मेरे खुदा, हमारा कराची पहले क्या था, अब क्या हो गया। और कंटिन्यूस अगर हुकूमतें हों, एक ही हुकूमत हो, ये बड़ी किसी भी हुकूमत के लिए बड़ा आइडियल होता है सही टाइम, कि बात अगर है। उसको एक बार फुल टाइम मिल जाए 5 साल, क्योंकि हमारे यहाँ हुकूमतों ने हमेशा हमदर्दी इसी में हासिल की वोटर की कि हमें पूरा टाइम नहीं मिलता। तो आपको जब एक दफ़ा मिल जाए, पूरा 5 साल मिल जाए, उसमें भी आप जो गोल्स आपके हों, जो आप मंशूर लेकर आए, उस पर अमल ना करें, बल्कि आपका गोल, आपके मंशूर जो हों वो पैसा कमाना हो जाए सिर्फ और सिर्फ, तो फिर तो दूसरे टेनवेयर में भी कुछ नहीं होता, फिर बिल्कुल तीसरे ठीक में। कह रहे हैं आप। अब कराची से जब हम निकलते हैं, अगर कराची से यहाँ से आप गाड़ी में बैठेंगी और निकलेंगी, कराची को तो रोना रोती भी आप जाएंगी। जब हैदराबाद के अंदर होंगी तो सिंध का दूसरा बड़ा शहर, और जब वहाँ आपकी गाड़ी हचकोले खाएगी और आपकी कमर में तकलीफ शुरू हो जाएगी और आप चीखें मारेंगी कि ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, ये दूसरा शहर कराची का, यहाँ की सड़कों का भी हाल, जगह जगह गंदे पानी के पड़े हुए हैं, वहाँ भी लोगों के हालत। और अब अगर आप किसी हॉस्पिटल चली गई वहाँ, तो वहाँ आप चीख मार के बाहर आएंगी कि मेरे खुदा, असेंबली में तो हेल्थ के हवाले से इतना बजट इशू होता है, रिलीज होता है हर साल, अरबों अरबों, सीएम मुराद अली शाह साहब खड़े होकर कहते हैं कि आज इस दफा हमने इतने % बढ़ा दिया, तो पैसा कहाँ गया। यहाँ तो आवाम को कोई सहूलत नहीं है। बाहर हॉस्पिटल के आपके गरीब लोग रोते पीटते आपको नजर आएंगे, एम्बुलेंस नहीं है, दवाइयां नहीं है, डॉक्टर उनको बड़ी बड़ी पर्चियां दे देते हैं, जाके फला जगह पे जाकर लेकर। वैक्सीन्स नहीं है। आप देखें जो कुत्ते का काटने की जो कुत्ते के वैक्सीन काटने है, की कराची में उसको भी देखिए हमने आपको लाखों भी में। लास्ट टाइम बीपर पे लिया था। अक्सर हमारे नाज़रीन आपको देखते हैं कि क्या आप करें वो। बीपर पे आ रही होती है, लेकिन आज हमने आपको अपने हाँ, शो में आपके स्पेशली प्रोग्राम। मदऊ किया है कि आप हमारे शो में आए। कराची और सिंध भर के जो मसाइल हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, आप हमें कॉल करें। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद है हमारे प्रोग्राम में। आप लोगों के अंदरून सिंध के जो जो मसले मसाइल, आप हमें व्हाट्सअप कीजिए वीडियोज़, या आप कॉल के ज़रिए अपना मसला बयान कीजिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी और नुसरत सहर अब्बासी साहिबा की जो आवाज़ है वो आला हुकाम असम्बलीज़ तक हम पहुँचाने की कोशिश करें। जी, मेरी आवाज़ तो वैसे असेंबली में है, बिल्कुल सही बात पहुंचाने है। की ज़रूरत नहीं है। मैं आप तो बात वहाँ करती वहाँ रहती अपनी हैं। आवाज़ उठाती रहती हूँ, और कई बार आपने भी देखा, आपके चैनल चला लेते हैं जी, ब्रेकिंग जी। के, उनका माइक बंद कर दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। तो कोशिश यही होती है कि बेचारे जिन अवाम के लिए वो इजलास चल रहा है, उन गरीब अवाम के लाखों करोड़ों रुपए लगकर इजलास कॉल होता है,
जब इजलास चलता है तो अवाम ये एक्सपेक्ट करती है कि ये जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं सारे असेंबली में, ये हमारे लाखों वोट लेकर आए तो ये हमारे लिए बात करेंगे, ये हमारे इलाके की गुर्बत, वहाँ के अफलास, वहाँ की जॉब्स, वहाँ की हेल्थ, वहाँ के पानी के मसाइल, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। वहाँ मंशियात आ गई है, वहाँ पे किस कदर हमारी यूथ तबाह बर्बाद हो रही है, वो उसकी बात करेंगे। पता तब चलता है कि बात कुछ और हो रही है, उनके अवाम की बात हो नहीं रही, तो ये सबसे बड़ी तकलीफ है। अच्छा, बात मंशात होती का आपने जिक्र किया, मंशात जो है आप ये देखिए हमारे यहाँ पे अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का मैं नाम यहाँ पे कोट नहीं करना चाहूँगी, वहाँ पे भी खुले आम वहाँ मंशात नेता, अभी हमने एक बिल में अमेंडमेंट ला रहे हैं, वो कोशिश बहुत कर रहे हैं, अल्लाह करे वो गवर्नमेंट की तरफ से वो हो, क्योंकि प्राइवेट मेंबर की तरफ से जब कोई बिल या कोई अमेंडमेंट आती है तो वो बहुत बड़ा हमारे लिए मसला हो जाता है। हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज आए अवाम के उसके लिए, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज को अपनी अना का मसला बना लेती है कि अच्छा प्राइवेट मेंबर या अपोजिशन की तरफ से आ गया है तो इनका हम कैसे माने, लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट इस काबिल नहीं है, तो वो फिर अपने लेकर आते हैं। फिर लेकर आए, आप लेकर आए, हम उनको सपोर्ट करेंगे। मंशियात आप सोचो, कराची तो है, आप फ्लाईओवर के नीचे चले जाएं, आप कहीं खड्डों में, कहीं ऐसी जगहों पे चले जाएं, आप यूनिवर्सिटी स्कूल्स में, कई स्कूल्स में, यहाँ आप जैसे आप कोड नहीं कर रही, मैं आपको कोड नहीं कर सकती, लेकिन हमें पता है, हमारे पास नाम है कि वहां पर किस तरह सप्लाई पहुंचती है। अंदर इंटरनली लोग उनके साथ मिले हुए हैं कि हमारे नौजवान नस्ल को वो आईस, पता नहीं कौन कौन से ऐसे नाम है जो हमने बचपन से सुने भी नहीं थे, वो नाम आ गए। अच्छा, वो इतनी सी उसकी मिकदार होती है, वो उस जरा सी मिकदार से उस बच्चे का, उस नौजवान की जो लड़कियों की कंडीशन हो जाती है, उसके बाद फिर वो क्या होता है। तो ये सिर्फ यहाँ कराची में तो नहीं, कराची से निकले आप ठट्ठा और दूसरे अजला की अगर आप बात करें तो वहाँ पर जैसे अक्सर आपके K21 पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल जाती है कि वो जो नकली बनाते हैं शराब होती है या जो जाली, वो पीने से कितने 100 लोग मर गए। ये सब कुछ है, कानून साजी भी है इस पर, ऐसा नहीं कि इस पर कानून साजी भी नहीं है, कानून साजी भी हो गई है। ओ भाई, फिर अमल क्यों नहीं हो रहा, पकड़ धकड़ क्यों नहीं हो रही? यही सबसे बड़ी देखें विल होती है। देखो निदा, सबसे बड़ी बात होती है विल। आपके अंदर हुकूमत है, तीसरी बार हुकूमत बनकर आ गई है। मुराद अली शाह साहब, आप खुद होम मिनिस्टर हैं, आपके पास कोई कॉम्पिटेंट बंदा नहीं मिल रहा आपको कि आप अपनी जिम्मेदारी उनसे बांट ले, उसको कहो भाई तुम होम मिनिस्ट्री संभाल लो, मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन नहीं रखनी भी खुद है, रखे तो खुदा का वास्ता है, हम कुछ काम तो करो। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी खराब है कि अभी आपके चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, जैकमाबाद में 2 कबाइल लड़ पड़े, 2 आपस में ग्रुप लड़ पड़े, 8 लोगों की जान चली गई, जिसमें बच्चे भी गए, उसमें खवातीन भी मर गई। और उनको बच्चों, आपको पता है बच्चे बेचारे 2 घंटे तक वहीं तड़पते रहे, वो जख्मी थे, वो बच सकते थे, लेकिन उनको उठाकर ले जाने के लिए हॉस्पिटल तक एम्बुलेंस नहीं मुहैया हुई। वहाँ पे माफिया सरगर्म है ना, वहाँ पे भी हर जगह ऐसी बात नहीं है। कराची में से मासूम लोग या अगर अहले इलाका, अहले मोहल्ला चाहे भी ना बचाना, तो वो नहीं कि मतलब वडेरे हैं, पीछे प्रेशर होगा, हर तरह। देखिए वडेरे या ये चीज तो बात की बात होती है, असल चीज तो ये सिस्टम है, सिस्टम को खराब किया गया है जानबूझकर। पीपल्स पार्टी का जो भी दौरे हुकूमत रहा ना, पहले तो चले कुछ ना कुछ होता था, लेकिन जब से ये तीसरा टेन्योर इनका आया ना, इन्होंने शायद अपने लोगों को, अपने कैंडिडेट्स को, अपने जो नुमाइंदे उनको कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाओ, पैसा बनाओ, और उसी पैसे कमाने की बेस पर हम दोबारा इलेक्शन जीत कर आ जाएंगे। अवाम को क्या है, अवाम नंगे पैर, बदन पे कपड़ा नहीं है, भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं गाड़ियों के पीछे। उनको पता है ये हमारे माई बाप हैं, यही हमें कल 5,000 2,000 3,000 देकर हमारा सिलसिला चलने। हमारी अवाम आगे का नहीं सोचती, हमारी अवाम को इस कदर डर और खौफ में मुब्तला कर दिया है। यकीन माने, आप जाएं तो सही, खैरपुर में जाएं, आप कितनी जमीनों पर कब्जा है, वहां पर वो लोग बाकायदा आकर बैठ जाते हैं, उनकी गरीब की उस पर जमीन पर असला लेकर, और इनके खास तौर पर लोग, गरीब अवाम वहीं डर मर के बेचारी वहीं छोड़ छाड़ के वहां से निकल जाती। तो निदा, कराची हो, जैकमाबाद हो, लाड़काना हो, नवाबशाह हो या मेरा खैरपुर हो, हालात पूरे तबाह। अगर आप इनके किसी भी नुमाइंदे को बुलाकर अगर मेरी जगह यहाँ बिठाएं और उनसे पूछें कि आपने इस 3 टेन्योर में क्या किया है, तो क्या कहेंगे हमने NIC बना दिया। तो आप उनसे पूछें कि क्या पूरी सिंध में सबको दिल के अमराज है? ओ भाई, यहाँ पर ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि आपको पता है, लाड़काना में जो इनका खास गढ़ कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये इनका सियासी किबला काबा है,
वहां लाड़काना में 3 लाख से ज्यादा एड्स के मरीज एकदम से हुए, और लोग पूरी दुनिया में न्यूयॉर्क टाइम्स में, आप सोचो न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर लाड़काना के बारे में, रत्तो देरो के बारे में लिखा जाए कि वहां छोटे छोटे 2 साल से 10 साल के बच्चों को एड्स की बीमारी है और वो उनके माँ बाप से उनको नहीं मिली, वो वहां के पानी, वहां के लोगों की अताई डॉक्टर्स की गलत ट्रीटमेंट की वजह से ये बच्चे बेचारे एड्स में हो गए, और वो आगे उनको पता है कि हमारा सर्वाइवल नहीं है। तो मुझे बताएं, क्या ये हमारी तारीफ है कि न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा है कि लाड़काना इस वजह से मशहूर होने लगा है कि वहां बेनजीर भुट्टो साहबा दफन नहीं है, वहां तो जनाब एड्स के मरीज हैं जिनकी तादाद 3 लाख से ज्यादा हो चुकी है। तो ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है जिसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं, आप उठा रहे हैं, मैं असेंबली में चीख रही हूँ। लेकिन बात यह है कि आपने बहुत प्यारी बात की कि इनसे पूछे तो एक अस्पताल का नाम ले रहे थे, यहाँ पे मैंने उनसे पूछा उस अस्पताल में एक आम शहरी जा सकता है बगैर पर्ची के, वहाँ पे कोई बंदा दाखिल नहीं हो सकता। निदा आप चले जाओ ना, उनकी आवाज वहीं पर ही वो चुप हो गए थे ना, बोले ऐसे नहीं, आप हमें लेके चले। एक ऐसा ऑपरेशन जिसको आप लोगों की जबान में कहते हैं कि एक मीडिया अपना लेकर जाता है, आप ऐसा अबाया पहन के और चली जाएं, आपको सारा खुलकर सामने आ जाएगा। अच्छा, पहले तो ये था कि एनआईसीवीडी ठीक है भाई, हमने माना कि चले एनआईसीवीडी एक अच्छा इदारा है, अब उस एनआईसीवीडी को भी आपने करप्शन की नजर कर दिया, वहां भी वो अपर लेवल से निचली लेवल पर वहां भी वही सिलसिला है। तो बात है गुड गवर्नेंस की, आपकी विल नहीं है काम करने की, आपके माइंडसेट में ये बैठ गया है कि चाहे कुछ भी हो, सारी इंतजामिया हमारे एडमिनिस्ट्रेटिवली हर जगह हमने अपने बंदे बिठाए हुए, मजाल है कोई हमें हरा के तो दिखाए। इतने फखरिया आप कहते हैं कि कोई हमें हरा के, पता है सबको कि सब आपके साथ दे रहे हैं, पुलिस आपका साथ दे रही है, तो फिर कराची हो या हैदराबाद हो, लाड़काना हो, नवाबशाह हो, रोना ही रोना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैडम से एक बात आपसे भी पूछना चाहता हूँ। जी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी किस चीज की कमी है हम लोगों के अंदर कि अच्छे काम करने में थोड़े से पीछे हम हैं? क्योंकि अगर पूरी दुनिया को हम अगर देखें, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया को, तो आवाम के लिए तो सियासतदान हुक्मरान जान मारते हैं, उन बेचारों के लिए दिन रात एक कर देते। तो ऐसी क्या वजह है कि हमारे जगह जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई कहते हैं ना लैक ऑफ इंटरेस्ट और आवाम से मोहब्बत का जज्बा बड़ा कम दिखाई देता है। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी थैंक यू। देखिए जी, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है कि बाहर के मुल्कों में आप देखें, आप कनाडा का मिसाल देख लें, उनके वजीर आजम साइकिल पे घूम रहे हैं, अवाम के साथ जमीन पर बैठकर बात कर रहे हैं। एग्जांपल ले लें तुर्की के जो वो है, और बहुत सारी मिसालें आपके सामने आ जाती हैं। हमारा अलमिया ये है निदा कि अगर आप कोई सियासतदान, अवाम की मैं आपको सोच बता रही हूँ कि उनकी क्या सोच कर दी गई है, ये कर दी गई है कि अगर कोई सियासतदान बड़ी गाड़ी में आ रहा है, 4-4 प्राडोज हैं, उसके पीछे गनमैन बैठे हुए, तो अवाम कहेगी हाँ ये है असल, ये हमारा काम करेगा, ये करेगा। और अगर उसी के पीछे एक दूसरे कोई सियासतदान मुझ जैसी आ रही है बेचारी अपनी छोटी सी गाड़ी में, और वो वहां से गुजरेगी, तो ये क्या हमारा काम करेगी? इसके पास तो गनमैन भी नहीं है, इसके पास तो 8-8 प्राडोस भी नहीं है, इसके पास तो दुबई में कोई बिजनेस भी नहीं है, इसका तो वहां कोई सिरे महल भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा, ये सोच कर दी गई है कि सियासतदान, अच्छा सियासतदानों को अपना आपको आइडियल बनाना पड़ता है अवाम के लिए। यहाँ पर होता ही है निदा, और आपने भी देखा है, एक सियासतदान अगर मैं बोलूं कि लाड़काना से जीत कर असेंबली में आके बैठा, ठीक है, अब उसके बाद पूरे 5 साल वो किस्मत से कभी जाके अपने हलके में अपनी शक्ल दिखाएगा। अरे भाई, वो इतने लाखों वोट देकर तुम्हें भेजा है, तुम जाकर अपने हलके वालों का हाल अहवाल तो पूछो, उन गलियों से तो गुजरो जिन गलियों में जाकर तुमने वोट मांगा था। अलमिया ये, और अवाम अल्लाह का वास्ता है, मैं कराची से कश्मीर तक सारी सिंध की अवाम को कहती हूँ, अपने जो जिन नुमाइंदों को वोट देकर भेजते हो ना, उनका एहतसाब करो, उनसे पूछो। ऐसा नहीं है कि आप उनको एक दफा भेज के उसके बाद वो खुद बार बार जीतता जाएगा। अब इस वक्त इस असेंबली में जहां मैं बैठी हूँ ना निदा, यहाँ बहुत सारे, मेजॉरिटी में जो मुझे सामने नजर आना है, उनकी तीसरी नस्ल बैठी है। बिल्कुल ठीक है, 3rd जनरेशन, यानी बाप, उसका बेटा, फिर उसका बेटा आके बैठा है मेरे सामने, और उसके हलके की हालत यह है कि वहां बाप, उसका बेटा, उसके बेटे की हालत वैसी की वैसी है, उसके पैर में जूते भी नहीं है, उसके बदन पे कपड़े नहीं है, जो कहा था रोटी कपड़ा और मकान, आज तक ना रोटी मिली, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला। हाँ, कफन बहुत मिला। जब से इनकी हुकूमतें आई लोग मर रहे हैं, वो कुत्ते के काटने से उसको भंबोड़ कर मार दें, उसको वैक्सीन नहीं मिलेगी, एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, दवाइयां नहीं मिलेंगी। यहाँ पर हमारे फनकार बेचारे एड़ियां रगड़ के मर जाएंगे। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, यहाँ पर
मैं, नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, सब अपने अपने हकूक के लिए एक जंग लड़ रहे हैं। ठीक कह रही हैं नसर साहब, हम आपके यहाँ फिर से होंगे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अहमद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, कहिए अहमद साहब। जी, हमारे पास ये पानी का इश्यू यहाँ से हमारे हल्के से राजस्थान पठान जो है यहाँ से जीता हुआ हल्के से पीटीआई से, हमारे पास यहाँ पे पानी की बहुत तकलीफ है। तकरीबन यहाँ पे गडाफ टाउन में इतने लोग हैं, यहाँ पे सारी सिंधी आबादी है। जिन लोगों ने यहाँ से वोट जीत गए उसके बाद वो लोग जो है ना गाँव में आना भी पसंद नहीं करते हैं। आप कौन से इलाके से बात करें कराची के? गडाफ टाउन। गडाफ टाउन से, जी शुक्रिया। थैंक यू सो मच भाई। गडाप हो या लियारी हो या मलीर हो या मैं कहाँ कहाँ का, आप निदा आपको पता है पूरा कराची। अगर पोश इलाकों में चले जाओ वहां भी टैंकर, और अगर गरीब इलाकों में जाएं तो वहां टैंकर तो वो बेचारा भूल जाए ना। आप ये चीज नोट करें, आवाम को पानी मैसर नहीं है, एक एक बूंद के लिए आवाम पानी की तरस रही है, लेकिन टैंकर माफिया के पास इतना पानी कहाँ से आ रहा है? निदा, ये टैंकर माफिया के पीछे भी तो कोई माफिया है ना। अच्छा, इनको ये माफिया जो है वो माफिया कौन है? वो कोई डिपार्टमेंट है या फिर? देखिए निदा, कोई भी माफिया बगैर हुकूमत की सरपरस्ती के नहीं चल सकता, ये लिख लें। अगर कानून है, कानून की बालादस्ती है तो आप इन चीजों पर काबू पा सकते हैं, वरना इसका मतलब है हुकूमत ही के अंदर कोई लोग बैठे हुए जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम बैठे हैं तुम्हारे पीछे लगे रहो, और उन्हीं को कमाई जा रही होती है। अरे भाई, कितने यही असेंबलियों में बैठे हुए कितने हुकूमत के नुमाइंदे हैं जिनके ये हाइडेंट्स चल रहे हैं। कौन पूछेगा इनसे? यार खुदा का खौफ नहीं है तुम लोगों को कि आप लोग चलो कमा लिया, खा लिया, बिजनेस चल गए, दुबई में आप लोगों का, अब तो आवाम की खिदमत कर लो यार। लेकिन नहीं, इनको पता है, हाँ, अब पता है कि इनको कि भाई एक सिलसिला चल रहा है, पूछने वाला कोई नहीं है। एंटी करप्शन इनकी आंटी बनी हुई है, वो इनके केसेस जो जाते हैं इनके, यकीन माने वहां पर अगर पूछो तो किसी छोटे से किलर किया उस बेचारे के पर कोई केस होगा तो उसको लगे हुए उसकी मार मारा है। और इतने बड़े बड़े करप्ट लोग बैठे हुए, उनकी आप बारे में कुछ नहीं करती। तो बात यह है कि गडाफ वाले भाई, मैं आपको क्या बोलूं, आप लोग भी थोड़ी हिम्मत करें, निकलें बाहर। जब तक आवाम बाहर नहीं आएगी अपने राइट्स के लिए, आप कितने भी चीखो पुकार मचा लें। कितने सालों से नस्ल दर नस्ल यहाँ पानी का सिलसिला चल रहा है, और K4 और पता नहीं क्या क्या बनते, कितनी हुकूमतें आ गई चली गई। तो कराची की आवाम को भी थोड़ा होशियार होना पड़ेगा। अब बहुत बेवकूफ बन गए आप। तो फिर भी उनमें शऊर आ चुका है। जब सिंध की मैं बात करूं तो सिंध की आवाम जब भी निकलती है अपने हक मांगने के लिए तो उनके ऊपर फायर कर दिए जाते हैं, उनको डरा धमका के उनको वापस भेज दिया जाता है कि तुमने कुछ नहीं बोलना है आगे से। नहीं तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलूंगी, कराची भी सिंध का हिस्सा है, तो हम कराची को सिंध से अलग नहीं कर सकते। मतलब ये अंदरून कह सकते हैं आप, अंदरून से। जैसे कराची से अगर हम आगे की तरफ जाते हैं तो ये हकीकत है कि हम जब कराची से निकलते हैं, ऐसा देखें यहाँ भी यही हालात हो चुके हैं। अब तो चलें, बहुत मीडिया हमारा और सोशल मीडिया इतना हमारा माशाल्लाह हो चुका है कि लोग अब थोड़ी थोड़ी सी चीज को फौरी तौर पर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। तो इसका फायदा उठाओ, फॉर गॉड से, अल्लाह का वास्ता है। हमारे लोग अवाम, कहीं किसी के साथ ज्यादती हो रही है, फिर वही है ना कि अगर किसी ने, मीडिया ने डाल भी दिया या वहां के किसी बंदे ने डाल दिया तो उसकी नस्लें दर नस्लें कहते हैं तबाह, बस अब तुम बेटा। ठीक है, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? शफी मोहम्मद गुरजेब कोरंगी से बात कर रहे हैं। जी जी, नसर साहब आपके लिए कॉल्स आ रही हैं। जी भाई। जी, मेरे मैडम नसरत खैर से एक सवाल है। जी जी कीजिए। मैडम साहब से मेरा सवाल ये है कि ये कराची एक ऐसी जगह है जो पूरे पाकिस्तान को जो है यहाँ से जो है टैक्स दे के चलाता है, लेकिन यहाँ के लोगों का ये हाल है कि यहाँ कीमतें इतनी हाई हो गई हैं, फ्रूट सब्जी, और यहाँ चिकन तो इतनी महंगी हो गई है। और जैसी गवर्नमेंट का समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरह यहाँ पे खुद को चलाएंगे, इनका घर किस तरह चलेगा। 550 रुपये यहाँ पे मुर्गी सेल की जा रही है। इस यहाँ पे बड़े बड़े लोगों के ऑफिस हैं, यहाँ के जो है DC SC कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ किसी माफिया से। बिल्कुल जी, कोरंगी से मेरे भाई, आप तो क्या, आप हमारी भी आवाज हो, क्योंकि ग्रोसरी हम भी करते हैं। मतलब इस चीज से सबको होता है, ये सब पर असर डाल रही होती है। बड़े लोगों को तो पता ही नहीं होता ना कि वो कितने किलो मुर्गी है या कितने किलो आलू हैं या कुछ है।
भाई आपने सही कहा, ये सिर्फ कराची का नहीं पूरे पाकिस्तान का मसला है महंगाई है। लेकिन देखें अगर यहाँ की हुकूमत ये हमदर्दी ले रही है कि वफाकी तौर पर महंगाई होगी, तो भाई यहाँ पर एक प्राइस एंड कंट्रोल का इदारा भी है निदा, आपको भी पता है। बिल्कुल है, अगर अपर लेवल पर आपने कितनी दफा कितने इनको की घसीटा है, आपने, सब सारी अच्छा हमने बातें कर ली, आप भी पेपर पे थे इस हवाले से, आपने भी ठीक है। अपना, लेकिन बात मौक़िफ़ यह है दिया। कि इंतजामिया निकले तो बाहर, वह जाकर उनसे पूछे तो सही कि जो प्राइस है उस प्राइस लिस्ट पे आप बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे। यकीन माने मैं आपको बताऊं, मैं खुद जाती हूँ फ्रूट या सब्जी लेने। मैं कुछ दिन पहले फ्रूट ले रही थी, मैं बता रही हूँ आपको कि जब मैं उससे कीमतें पूछ रही थी तो मैं अपना पहले पर्स सोचती और मैं देखती माय गॉड इतना महंगा हो गया। अच्छा, उसी दौरान एक पुलिस की मोबाइल आती है और मैं ये वाकया देखकर, मैं यकीन माने मुझे वो भाग गया मोबाइल वाला, क्योंकि वो लोग एक एक फ्रूट वाले से बाकायदा 4-4 5-5 फ्रूट डलवा कर वो अब ठीक कह रही है, मैंने भी देखा है, खुद देखा है मैंने। तो ये हाल है हमारे। यानी एक तो बेचारे पुलिस वालों से डरते हैं खौफ के मारे, दूसरा ये इनके ऊपर जो ये बर्डन डला हुआ होता है कि जो प्राइस आ रही है उस पर वो लोग नहीं चल रहे। हम हर तरफ से पिस रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक साइड से किसी पर कोई प्रेशर आ रहा है, हर तरफ से। और कराची की आवाम के लिए तो भाई आपने सही कहा कि हम पूरे पाकिस्तान को पाल रहा होता है, कराची रेवेन्यू दे रहा होता है या टैक्स दे रहा होता है, सारे पाकिस्तान से लोग आकर यहाँ कमाने के लिए आते हैं। लेकिन कराची का रहने वाला असल, उसकी नस्ल दर नस्ल किस तकलीफ में काट रही है। अब ये यहाँ की स्टेक होल्डर जमातें, पीपल्स पार्टी, MQM और जमात इस्लामी, इन लोगों ने बाकायदा यहाँ रूल किया है। इन लोगों से सवाल पूछें कि भाई क्यों कराची की आवाम को आपने ऐसे दरबदर कर दिया, क्यों और पीछे से पीछे कर दिया। एक होता है कि चले कुछ तरक्की हो गई, आज तक कोई बस मिली इनको, आज तक इनको कोई भी, मैं आप नेता, ये कराची है दुनिया का बड़ा 5 शहरों में, आप कभी कहीं जाएं शॉपिंग पे या कहीं, आपको कहीं पब्लिक टॉयलेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिला भी है तो वहाँ पे उन्होंने पैसे दिए तो फिर आप जाओ, ये हाल है। गंदी स्मेल। मैंने, आप सोचें ये यहाँ की कराची की वर्किंग वुमेन हो या आम खवातीन घर से बाहर निकले शॉपिंग के लिए, किसी भी काम के लिए, हम अजाब हो जाता है कि खवातीन के लिए कहीं कोई पब्लिक, हजार मसले होते हैं खवातीन के, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं। तो ये इस कराची के मसाइल अनेक, और इसको हल करने के लिए जीरो, कोई ऐसी आप ठीक कह रहे हैं। आप अगर हम बात करें, जैसे लोग एग्जांपल्स दे रहे हैं, अभी भी आपने जिक्र किया कनाडा या हम और ममालिक का जिक्र करें, तो वहाँ पे बाकायदा वॉशरूम नहीं, वहाँ पे लेडीज और जेंट्स के लिए वहाँ पे उन्होंने चीजें रखी हुई हैं। मैं भी आपके चैनल पे आ रही थी, जी जी, जब हम रास्ते में आ रहे थे तो जगह जगह हम लोगों को ब्रेक लगा के रुकना पड़ा। वजह क्या थी? हर शख्स ने इतनी गलत गाड़ी पार्क की हुई थी, हर जगह पे पार्क करके कहीं गए हुए। हम तो चले, हुकूमतों का तो है ही, हमें पता है कि उनमें वेल ही नहीं है ना, उनको सीधा करना अभी अवाम का काम है। लेकिन अवाम खुद अपने आप को भी खुदारा ठीक करो। मैं अभी आई हूँ, मुझे आने में जितना टाइम लगना था उससे डबल टाइम इसलिए लगा कि जगह जगह गलत पार्किंग करके हमारे लोग कहीं खाना खा रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं यार। बिल्कुल आप ठीक है ना। अच्छा, ये आवाम के साथ भी मसला है। अगर मैं भी पिछले दिनों आ रही थी, मेरा लाइव प्रोग्राम में था, तो लास्ट वीक के मैं जिक्र कर रही हूँ ये ना, तो मेरी गाड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी और मैंने गाड़ी पार्क की, ऑटो मैंने लिया, वहाँ से आए थे, इतनी देर ट्रैफिक पुलिस, ऑटो ही मैंने लिया था, तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो सार्जन वहाँ पे आके खड़ा हो गया, कहने लगा आप यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल पार्क नहीं करेंगे, जबकि वहाँ पे ऑलरेडी एक टैंकर पार्क था और उन्होंने क्योंकि ज़ाहिर उसने पैसे दिए होंगे। मैंने कहा भाई मेरा शो है, मैं जा रही हूँ, मैं बस अभी मैकेनिक भेज रही हूँ, अभी फ़ौरन ये हटा लेंगे गाड़ी। उसने मुझसे इतनी बदतमीजी की, खैर मैंने फिर उसकी कंप्लेन की। मतलब आप कोई माफिया उनके साथ उनके कनेक्शन में होगा तो तब वो बिल्कुल सारा माफिया है माशाल्लाह, ऊपर से छप्पर छांव है। आप सिंध सेक्रेटेरिएट चली जाएं, सिंध सेक्रेटेरिएट पूरी सिंध की आवाम का एक वो जगह है जहाँ पर वहाँ बेचारे अपने मसले मसाइल के लिए आते हैं कि यहाँ हमारा, वहां पर एक पूरी माफिया की चेन लगी हुई है। निचली सतह से नीचे, जब लिफ्ट से आप ऊपर आएंगी वहां से लेने देने का सिलसिला का पूछगछ शुरू हो जाती है। मैं तो कई दफा ऐसी चीजों पे छुप के भी गई हूँ, देखा भी है। और क्या क्या ऊपर जाएंगी, चपरासी जो पियोन बने वो तो बड़े बादशाह हैं, कभी कोई उनके असासे तो उठाकर देख लो भाई, बहुत बड़े डिफेंस में उनके बंगले। वहां से सिलसिला शुरू होता है चेन का, और ऊपर तक वो बेचारा गरीब जो ठट्ठे से आए, जो जैकमाबाद से आए, जो खैरपुर से आए अपने मसले के लिए, वो यहाँ आकर लाखों लुटाकर जब सेक्रेटरी तक पहुंचेगा तो उस बेचारे को जवाब मिल जाएगा कि आपका काम तो नहीं हो सकता और ये मसला है, ये मसला है, फिर आइएगा। हमारी सिंध कराची, पूरी सिंध कराची से कश्मीर तक सिंध में मसाइल के अंबार है। निदा आपने मुझे इतने से मुख्तसर से वक्त में बुलाया और यहाँ जो मसाइल हैं आप मुझे बताएं ना। मैं सिर्फ और कुछ नहीं, हम इस वक्त पिछले एक हफ्ते से किस चीज़ पर चीख रहे थे?
कुत्ते के काटने के केसेस इस कदर हो चुके हैं, इस कदर हो चुके हैं। अभी मैंने कल परसों आपने देखा, मैंने ट्वीट किया था, घोटकी में एक बूढ़ी खातून को भंबोर डाला। जी हाँ, कुत्तों ने भंबोर डाला उसे। अगर कोई आकर उसको ना बचाता तो वो औरत वहीं मर जाती। उसको उठाकर ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है भाई। एम्बुलेंस का पूछो तो कहते हैं कि ये मुर्दा वालों के लिए नहीं है, ये इस तरह की अवल तो है नहीं है, तो उनके पहियों के नीचे 4 ईंटें पड़ी हुई हैं। यार क्या कर रही है सिंध हुकूमत? अच्छा, इन्होंने सिंध हुकूमत ये कर रही है ना, कुत्ते की काटने की वैक्सीन के अलावा वो कुत्तों को ही मार रही है। अरे आप वो वैक्सीन लेकर आए यहाँ पे, वो कुत्तों को मार रहे हैं। कुत्तों को मारने की बात तो बाद में आएगी। इन्होंने तो 1 अरब 90 करोड़ रखे थे कि हम कुत्तों की नस्लबंदी करेंगे। तो कराची से कश्मीर तक किसी एक इलाके में कहीं कोई मीडिया देख रही है किसी टीम को कि ये पकड़ रहे हैं और उनको कुत्तों की नस्लबंदी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? तो बात ये है कि जब तक विल नहीं होगी, गुड गवर्नेंस नहीं होगी, इनमें लोगों को के वोट लाकर उनको सर्व करने का जज्बा पैदा नहीं होगा ना, कुछ नहीं होने वाला। और बिलावल जरदारी साहब, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं उनको मैसेज दे रही हूँ, आपको सब अच्छा, जैसे खैरपुर गए तो उनको कुछ पता नहीं था कि खैरपुर की ग्राउंड रियलिटी क्या है। वो साफियों से पूछ रहे हैं, अच्छा यहाँ पे इतना स्टोन है, इतना ये है, मुझे तो नहीं पता। जब तक आप लोगों में नहीं जाएंगे ना, आप लोगों में जाकर बैठेंगे नहीं, उनके मसाइल नहीं सुनेंगे अपने वालदा और वालिद की तरह, आपको सिंध इसी तरह ट्विटर पे तरक्की करता हुआ दिखेगा। तरक्की कर रहा है सिंध, तरक्की की राह पे। असल में सिंध ये है जो आप और हम इस वक्त डिस्कस। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम बाजी, मैं जाहिद खान बात कर रहा हूँ, IBA JEST टीचर डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से। जी कहिए। जी दी नुसरत सैराबादी के मां चवण चाहियां थो, असां उस्ताद आहियूं, 12 महीननि खां असांखे पगार असांजा जारी न थिया आहिनि। डिस्ट्रिक्ट कश्मीर जा IBA पास हूं असां JEST एंड ECT टीचर। जी बाबा, मां नोट कयो बिल्कुल। जी बाजी, असां काफ़ी तव्हांखे टाइम ट्विटर ते बि फॉलो कयोसीं। असां डिस्ट्रिक्ट कश्मीर जा जेके आहिनि उहे उस्ताद फाका कशी में आहिनि बाजी। बिल्कुल अबा जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए आपका। ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कश्मीर का तो अलमिया, आपको भी पता है निदा, आपने खुद आप चैनल ने कवर किया था, जो अभी सिंध असेंबली के गेट के बाहर आकर ये IBA के टीचर्स आकर बैठे थे और कितना लंबा धरना था उनका, और छोटे छोटे मासूम बच्चे लेकर आए थे अपने। वो बच्चे माँ बाप के साथ बैठकर वो सोच रहे होंगे पता नहीं क्या हुआ है, हम 12वां 24वां दिन है, हम क्यों बैठे हैं, पता नहीं कौन सा जुल्म है। कभी पुलिस आके डंडे मारती है, कभी वाटर कैनन मशीनें आकर मार। भाई ये हमारी आने वाली नस्लों को आप दे रहे हो खौफ, दहशत। ये क्यों आए थे आपको पता है? उनमें PhD है, उनमें जो टीचर्स हैं ना, उन्होंने बाकायदा सिंध को सर्व किया है। ये किया है आप लोगों ने सिंध की आवाम में। अगर सिंध में हमारा यूथ, हमारा टैलेंट आगे बढ़ता है, कुछ करना चाहता है, तो आप उनका ये करते कि उनको नौकरियों से निकाल देते हो, उनकी तनख्वाहें बंद कर देते हो। फिर वो क्या करते हैं, किसी कोई बेचारा कोई ना कोई बेचकर 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन बेचकर कहते हैं भाई निकलो इस मुल्क से, जाकर मैं सऊदी अरब में या मैं कहीं दूसरे मुल्क में दुबई में मजदूरी कर लूंगा, इस जिल्लत से तो बेहतर है। तो ये हालात है हमारे। लेकिन मेरे भाई जाहिद, मैं आपका इंशाल्लाह ताला असेंबली में इशू उठाऊंगी, उठाती भी रही हूँ मेरे भाई। ये टीचर का, एक उस्ताद का जो लगता है माँ बाप से बढ़कर रुकता है, क्योंकि आपकी पहली जो तरबियत होती है, मतलब घर के बाद आप जो है आप स्कूल से आपकी तरबियत होती है, तो एक बड़ा रुतबा है, उसके बावजूद उनके साथ इस तरह से किया। बाहर के मुल्कों में जजेस भी खड़े हो जाते हैं, अगर किसी उसमें टीचर्स को ले आते हैं तो कहते हैं आपने क्या किया, टीचर को लेकर, उस्ताद को। मतलब कितने वाकयात हैं कि एक जहाज पे पायलट को पता चला मेरा उस्ताद बैठा है, तो उसने बहुत सारे, और हम सुन के इतना कहते हैं यार हम लोग अप्रिशिएट करें, और हमारे यहाँ हम लोग खुद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, और हमारे यहाँ टीचरों की, हमारी बहनों बेटियों की चादरें घसीटते हो तुम लोग। बहुत अफसोस यार नहीं मानो उनके मुतालबे, बेइज्जत तो ना करो, उनकी इस तरह अजियतें तो नहीं दो। तो ये है। अब जो जिस भाई ने मुझे कहा, खुदारा मैं आपको भी कह रही हूँ जाहिद, और जितने भी लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब वोट का आप हक इस्तेमाल कर रहे होते हो, उस वक्त भी तो सोचो, खुदा का वास्ता है अपने इलाके के उन कैंडिडेट्स को दोबारा नहीं लाओ, उनको वोट मत दो जो तीसरी नस्ल की तरफ जा रहे हैं, और वो जा रहे हैं असेंबली में बैठ रहे हैं, उनके असासे ट्रिलियन हो गए, उनकी नस्लें बाहर पड़ रही हैं, उनकी नस्लों के वहां असासे। आप लोगों की हालतें ये हैं, कब बदलोगे खुदाया? अपनी सोच बदलो, अपने इन तीसरी नस्ल की जो नस्ल दर नस्ल आ रही है ना सियासी तौर पे, लोग इनको इनका माइनस करना हमारी अब जो नस्ल है उनका काम है। बिल्कुल नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें अंदरून सिंध की सूरत हाल के हवाले से। तालीम का क्या निज़ाम है, कैसी तालीम है वहाँ पे? निदा देखो, तुम भी सिंध में रह रही हो, मैं भी सिंध में रहती हूँ, और इस चीज़ से मेरे ख्याल में तुम भी नावाकिफ नहीं हो। आए दिन पता चलता है। चले कराची से आगे की तालीम की बाद में बात कर लेते हैं। लियारी चलते हैं, ठीक है, मलीर चलते हैं, और सुरजानी चले जाते हैं। ऐसे कई इलाके हैं कराची में जहाँ पर स्कूल्स की हालत ये है कि उस दिन एक चैनल पे देख रही थी मैं, मेरे खुदाया, पूरी बिल्डिंग इस कदर जबरदस्त बिल्डिंग बनी हुई है कॉलेज की, इतनी बेहतरीन, और अंदर जानवर घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, बाढ़ लग गई है, टूट फूट हो गई है। तो ये तो कराची की बात है। आगे चलो, मैं गई थी अभी लास्ट ईयर की बात है, मैं हम मौजूदा मुराद अली शाह साहब के हल्के चली गई। आपकी वीडियो भी काफी वायरल हुई थी। वायरल जी हाँ। अजरा पेचियो साहिबा के हल्के चली गई, नवाब शाह। वहां पर आप मुझे बताएं कि मैं स्कूल में जो स्कूल की जो बिल्डिंग देखी ना मैंने, टाइल्स लगे हुए माशाल्लाह, और जिस कदर वो बिल्डिंग अच्छी बनी, उस कदर उसकी तबाही जब मैं देख रही थी, बाढ़ हो गई, कांटे, टूट फूट, यार ये क्या है? इस पर पैसा लगा है, खरबों पैसे लगते हैं तालीम के हवाले से। जो जब बजट की बुक उठाती हूँ ना मैं, और जब हर साल हमें खड़े होकर मुराद अली शाह साहब इतनी लंबी लंबी तकरीरें और खूब जोश से कहेंगे, मैं इस बार तालीम पर इतना बजट रख रहा हूँ, मैं हम तालीम को वहां ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? किधर ले जा रहे हैं आप? तालीम तो आपकी बहुत पीछे जा रही है। आपके स्कूलों में बच्चे नहीं है, जहाँ बच्चे स्कूलों में हैं वहां बच्चों की बिल्डिंग नहीं है, फर्श पर बैठे हैं, आए दिन कोई ना कोई ऊपर से गिरता है और कोई बच्चा जख्मी हो जाता है। यकीन मानो, उमरकोट में एक ऐसा स्कूल था, जब मैंने उस स्कूल की उस बच्ची की बात सुनी तो मेरा अंदर बहुत रोया था। उस बच्ची ने कहा था कि यहाँ टॉयलेट को एजुकेशन है, एक ही बाथरूम है जिसमें लड़के भी जाते हैं, लड़कियां भी जाते हैं। मैं इस वजह से स्कूल नहीं जाती कि वहां उस टॉयलेट में जाना पड़ता है, और लड़कियों के क्या आप निदा, बच्चियों के कितने मसाइल हैं। वो बच्ची वो बाथरूम कैसे यूज करेगी जो जिस बाथरूम में उसको पता है कि लड़के, ये हालात है। और आपका बजट उठाओ तो 1000 अरब से ज्यादा जनाब डेवलपमेंट का बजट जा रहा है, तालीम का बजट पता नहीं कितने अरब तक चला गया, कहाँ गया? तो फिर ये है कि भैंसों के लिए स्कूल है, गधों के लिए स्कूल है, वहाँ की बदमाशियाँ के लिए स्कूल है। सवाल था आपसे कि अंदरून सिंध की मैं बात करती तो वहाँ पे कहा जाता है, और काफ़ी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती हैं, अंदर जानवर बंदे नजर आते हैं। तो आपने विजिट किया, आपको इस तरह की कोई मामला नजर आए? मैंने खुद मैं आई विटनेस हूँ यार। मैं खैरपुर की बात करूँ या मैं नवाब शाह की, मैं लाड़काना की बात करूँ, मेजॉरिटी में ऐसे स्कूल हैं जहाँ बिल्डिंग्स है, ठीक है, बिल्डिंग्स होने के बावजूद आपको कुछ नहीं नजर आएगा, ना अमला है, ना कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, या कुछ है, गधे और घोड़े वहां पर बंधे हुए हैं, वहां के लोग वहां पे किचन बनाकर खाना पीना सब कुछ चल रहा है। यानी आप जिनके लिए वो बना, जिनको वो देना था, उनके लिए वो कोई सहूलत नहीं है। टीचर्स नहीं है, जहाँ टीचर्स हैं तो स्कूल में बच्चे नहीं है। ये हमारे तालीम के मिनिस्टर साहब जो इनसे पहले थे या उनसे पहले थे, उन्होंने तो जो कारनामे किए, इनसे पहले जो तालीम के मिनिस्टर थे उनको मैं क्या कहूँ, उनसे पहले जो थे वो बेबस थे, कहते थे सेक्रेटरी मेरी सुनता नहीं है। और ये तालीम के मिनिस्टर तो माशाल्लाह ट्विटर पे और उस पर तो बड़े फाल हैं, इतने एक्टिव हैं। इनसे हर सिंध के दूसरे इशू पर बात कर ले, इनसे तालीम पर बात ना करें। इनको क्या पता, इनको क्या पता कि नवाब शाह और लाड़काना और खैरपुर में जो स्कूल बने हुए, उन स्कूलों में बच्चे हैं भी या नहीं है, उन स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं या जानवर पढ़े। अच्छा, इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करवाई आपने? देखो निदा, हमारा काम है, हम जैसे हमने हाईलाइट करते हैं असेंबली के फ्लोर पर, वहां आकर हर उस चीज को फ्लोर पर रखा। इसके अलावा देखें, कानूनी कार्रवाई भी, कानून किसका है इस वक्त? वहां का एडमिनिस्ट्रेटिवली कमिश्नर हो, वहां का मेयर हो, जो आपके जब आए ये सिस्टम आए, उसके बाद वहां की पुलिस हो, किसके उस पर चल रही है? अभी हमारी खैरपुर में जमीनों पे कब्जा हो गया, हमारी मेरे देवर की जमीन पे कब्जा हो गया, ठीक है, आज दूसरा हफ्ता है, मैं वो कब्जा नहीं छुड़ा पा रही। हम मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं, हम आबा अजदाद से हमारी जमीन, ठीक है, अब क्योंकि वो जो दूसरी आकर हमारे जमीन पर कब्जा करके बैठा है, जो दूसरा फरीक, उसकी पूरी फैमिली, उसके साथ जितने भी लोग हैं, उसकी सरपरस्ती जरूर कोई ना कोई तो कर रहा है ना पॉलिटिकली।
तो ये हाल है कि मैं बता रही हूँ कि हमारा ये हाल है, तो आम गरीब आवाम जिसकी छोटे छोटे बेचारे गरीब लोगों के छोटे छोटे जमीनें होती हैं उन पर कब्जा हो जाए तो वो किसके आगे दुहाई देंगे। तो ये हाल है, तालीम हो, निदा, हेल्थ हो, यहाँ का पानी। अब मुझे ये बताओ, आपको भी अब तक भी यही अलमिया है ना कि 70 से 75% हम गटर मिला पानी पी रहे हैं। बिल्कुल किसी ने इस पर जब आ गया, एक कमीशन बना और एक आ गई जजमेंट, तो अमल हुआ नहीं, अभी तक क्या नहीं हुआ? हुआ। क्या हमारे कहा तो जाता है, बातें की जाती है, लेकिन अभी तक कोई इसके ऊपर जो अमल जो दरामद नहीं की लाइनें गई। जिसके घर में चले लाइनें हैं पानी की, उनके घरों में उस पानी जो आ रहा है उसके जरिए गटर मिला पानी आ रहा है, वो बंदा क्या करे? हमारी आधी नस्ल गटर मिला पानी पी रही है। और सब्जियों का हमारे ये हाल है, बड़े खाने पीने की अगर बात करूं चीजों की, उसमें भी मिलावट है, हर चीज में मिलावट है। कौन हम तो अब तो असेंबली में चीखने चिल्लाने का भी नहीं मौका दिया जा रहा, बोलने का मौका नहीं दिया जाता। मतलब इन सारी चीजों को जब आप लोग हाईलाइट करते हैं तो आप लोगों को चुप करा दिया जाता है। असेंबली का आप कार्रवाई देख रही होती है ना, रूल्स पे असेंबली नहीं चल रही, कानून की एक किताब है वहां की, भाई इस पर खड़े होके बोलना चाह रहे हैं, चुप करें आप, बैठे बैठे बैठे, उधर घंटा घंटा फजूल बोले जा रहे हैं, घंटे घंटे लगे हुए हैं और ऐसी बातें जिसका हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं है। अरे भाई आपको असेंबली बुलाते हैं, आपको असेंबली बुलाने पर कितना पैसा खर्च होता है, उस पर आप अवाम के मसाइल हल नहीं करेंगे, उनके लिए लेजिस्लेशन नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं करेंगे, और आप वहां पर बैठकर बातें करेंगे ऐसी अफसानवी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो फिर अवाम कहाँ जाए बेचारी? गरीब अवाम सिंध की, कराची से कश्मीर तक, अगर मैं हर डिस्ट्रिक्ट में बोलूँ ना, तो मैं इसमें अवाम का भी कसूर कहूँगी। उन्होंने अपने मसाइल को हल करने के लिए एफर्ट्स ही नहीं लिए। हिम्मत करें, और जब हिम्मत करेंगे तभी वो अपने इलाकों में अपने लोगों के लिए तब्दीली ला सकते हैं। अदरवाइज बिल्कुल, आपने तब्दीली का जिक्र करके मेरे दिल की जो वो है, आपने उसको जगा दिया। वैसे दावेबादी किए जा रहे थे, बड़ी तब्दीली के नारे लगाए गए थे, आपने अभी तब्दीली का जिक्र किया तो उस पर मैं तब्दीली की बात कर देती हूँ। आपने कहा अवाम के एफर्ट्स, अवाम ने एफर्ट किया, अवाम ने हुक्मरान चुने, उनको वोट दिया, उनको बिठाया, टैक्स पे करते, उसके बाद अवाम और क्या करे? क्या उनको घरों से जाके निकाले? देखो निदा, सही कह रही हैं आप, तब्दीली का एक नारा लगा और लोगों ने बड़ी ऐसे ऐसे लोग निकल के आए वोट देने जिन्होंने कभी जिंदगी में वोट नहीं दिया था, और बहुत अच्छी उससे उम्मीद से निकल के आए। लेकिन अब बात यह है कि वाकई दूसरा साल अब ख़त्म होने को, बल्कि तीसरा भी हो चुका है, तो और तो दूसरी चीज़ें अपनी जगह, महंगाई से बहुत आवाम तकलीफ़ में है। लेकिन हम ये सारी जब चीज़ें देखते हैं ना निदा, ये भी अब देखना पड़ेगा। ठीक है, इनके साथ वो खुद बंदा वज़ीर आज़म को हम मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहे, लेकिन उनकी जो टीम है वो शायद अपने तौर पर नहीं पढ़ पा रही। और ये भी हम देख रहे हैं कि जो 10-10 साल 15-15 साल जिन्होंने मुल्क पे रूल किया, 3-3 बार वज़ीर आज़म बने, ठीक है, पीपल्स पार्टी को देख लें या मुस्लिम लीग नून को देख लें, रहे, उन्होंने जिस तरीके से मुल्क को तबाह बर्बाद किया आपको भी पता है, जिस जहाँ पर चला गया हमारा कर्जा और किस तरीके से इन्होंने अपने असासे बनाए। इनको टाइम चाहिए होगा, ऐसा नहीं है कि जो 10-10 15-15 साल हुकूमतें करके उन्होंने कमाया, खाया, लूटा, मुल्क को इस दहाने पर ले गए। अब हम इनसे उम्मीदें तो इनसे सबको ही थी, आपको भी, मुझे भी, सबको ही थी। इस वक्त तक जो हालात हैं, जो सबसे बड़ी बात होती है ब्यूरोक्रेसी, जब इस तरह की ब्यूरोक्रेसी ऐसे लोगों के कमांड में ना है ना, हमने भी कई बार इमरान खान को, मैं खुद ऐसे पर्सनल बैठकर जब हमारी मीटिंग हुई तो हमने यही कहा कि खुदारा आप उन की पर्सन्स को हटाएं जो उनके बैठे हुए हैं। जब वो उनके बैठे हुए हैं तो वो ना हमारी सुन रहे हैं ना वो आपकी सुन रहे हैं। यहाँ सिंध में हम चीख चीख कर बैठ गए, तो ये चीज़ है, इस चीज़ पर काबू नहीं पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिवली आप ऐसे लोग बिठाएं जो ईमानदार हों और जो आपकी बात माने। और यहाँ पर देखें पूरी सिंध में तो उनका तोती नहीं बोलेगा ना, क्योंकि यहाँ पर हर जगह सिंध हुकूमत के लोग बैठे हुए हैं, वफाक के भी जो लोग बैठे हुए वो भी वफाकी तौर पर वफाक की बात नहीं सुन रहे, वो भी यहाँ सिंध हुकूमत के उसमें। तो यही हाल पंजाब का भी है, दूसरी जगह पे। लेकिन अब अल्लाह, हम इनसे यही उम्मीद थी कि अल्लाह करे कि ये ऐसा और कुछ नहीं। मैं रिक्वेस्ट ही करूंगी निदा आपके चैनल के तवज्जो से, इमरान खान से, खुदा का वास्ता है और कुछ नहीं, कम से कम करप्ट लोगों को पकड़ कर उनको सजा तो दिलवाएं।
यहाँ नैब 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 ने इसको पकड़ा इसको पकड़ा। आज पता है पूरी सिंध में सारे नैब में जितने भी थे जिन्होंने खरबों खरबों खा लिए, सब जमानत पे मजे से अपने अपने घरों में बैठे हुए। अच्छा, तो भाई इसका अवाम मकसद तो ये फिर थोड़ी है कि चलें ठीक है, आप जो लूटा हुआ पैसा है आप वापस लेकर आए, ये एक बेहतर अमल है, लेकिन आप कराची शहर सिंध के लिए भी तो कुछ सोचें। आपने कुछ सोचा ही नहीं है आवाम के लिए। बिल्कुल, आवाम आप का भी सही जो कह- तकलीफ है उसकी महंगाई को थोड़ा कंट्रोल कर ले। इतना पैसा तो अब आपके पास आ चुका है कि आपका थोड़ा बहुत तो मामला सीधे हो बिल्कुल आप सकता सही है। कह रही हैं। इनको अपनी टीम को और ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा, इनकी टीम को बुलाकर कि भाई असल में हमारा शिकवा भी यही है इमरान खान से कि आप सिंध पर तवज्जो क्यों नहीं देते हैं। कराची हमारा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इस पर आपको सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है। देखिए आप देंगे तवज्जो तो लोग आपकी तरफ माइल होंगे। कराची की आवाम को तो सिर्फ यही चाहिए ना कि कोई ऐसा माई बाप आ जाए, कोई ऐसा लीडर आ जाए जो कराची के मेन मसले हल कर दे। भाई कराची वाले बड़ी तकलीफ में, कराची से कश्मीर पूरी सिंध में तकलीफ में, बहुत लेकिन ज़्यादा चूंकि तकलीफ कराची कैपिटल सिटी है, यहाँ से सब कुछ सिस्टम एक बनता है। अगर यहाँ का ही रहने वाला अजियत ना की ज़िंदगी गुजारेगा, उसकी ज़िंदगी में ना सुकून होगा, बिजली महंगी उसको, पानी उसको मैसर नहीं है, हेल्थ की सहूलतें उसको मैसर नहीं है, बाहर निकलता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा हुआ है, रोड्स टूटी हुई हैं, ये ट्रांसपोर्ट उसको मुहैया नहीं है। तो भाई वो कराची का लोग क्या किस चीज़ पर अपने आप को वो करें। तो ये हालत है जिस तरह आप कराची से लोगों ने की कॉल्स आई और उनकी जो तकलीफ है, ये तो पूरी कराची की इन्होंने नुमाइंदगी की है। कराची से कश्मीर सिंध का बहुत बिल्कुल बुरा आप ठीक हाल कह है। रही हैं साहब। जैसे अभी मैं अपने इंट्रो में जिक्र कर रही थी टैंकर माफिया सरगर्म है, क्या अंदरून सिंध में भी यही सूरत है? हाल टैंकर माफिया इसी तरह से सरगर्म है, सड़कें टूट टूट का शिकार हुई हुई हैं टैंकर्स माफिया की वजह निदा से। देखो टैंकर्स माफिया तो यहाँ तो है, वहाँ पानी का ये है कि पानी दरिया है, दरिया का पानी आता है, लेकिन वो पानी भी शहरों के मेन सिटीज़ की हद तक है। जैसे मैं खैरपुर शहर में रहती हूँ, मेरे घर में भी गटर मिला पानी आता था, वो चीख तो चिल्ला आप के हमें बोल दरियाओं बोल का के। हाल देख लें, भैंस से वहाँ पे मरी भी पड़ी होती है, बहुत ही बुरा हाल है। वही तो कह रही हूँ मैं आपको। लोग दूर दूर जाकर गधों गाड़ों पे साइकिलों पे पानी लेकर आते हैं, वहाँ टैंकर्स भी हैं, ये सिलसिला भी है लोगों का। और कई जगह तो यानी इन्होंने खरबों की जो स्कीमें की ना अपनी, कि भाई ये प्लांट लग रहे हैं पानी के और यहाँ से साफ पानी। जैसे कि मैंने नवाबशाह में अजरा पेचियो साहिबा के हलके में खड़े होकर वो दिखाया था कि ये देखें ये प्लांट लगा हुआ है लेकिन गैर फाल है, यानी उस पर कितने पैसे लगे होंगे, लेकिन वहाँ की आवाम पानी से बिल्कुल वो थी, उनको पानी मैसर ही नहीं है। तो बात यह है कि सिर्फ ये कराची का मसला नहीं है, कराची से कश्मीर हर जिले में हर जगह लोग गंदा पानी पी रहे हैं, गटर मिला पानी पी रहे हैं। और थर और उमरकोट और इन इलाकों में तो निदा, अगर आप जिस तरीके से मुझसे सवाल पूछ रही हैं, कभी आप चलें तो शायद मुझे लगता है कि आप बेहोश होकर गिर जाएंगी वहीं, जब आप देखेंगी कि ओ माय गॉड ये खातून इस गटर इस गड्ढे में से यूं छान छान के पानी ले रही है और उसमें इस कदर गंदगी है क्योंकि वो मजबूर है, वो वहां से कितने मील दूर पानी ले जाएगी घर, और वो गंदा पानी, क्योंकि उनका सर्वाइवल उसी पानी पर है। और जब आप सॉरी आप स्कीमें निकालेंगी ना उस इलाके की और आप कहेंगी यहाँ पानी की, ओ माय गॉड इतनी स्कीमें, ये तो वहां पे पानी की पाइपलाइनें बिछानी थी, ये वाटर सप्लाई की स्कीमें हैं, ये उधर बिछ गई हैं। आप कहेंगे ये तो बिछ गई है ना, लेकिन जब आप जाकर देखेंगी तो मेरे यहाँ तो कुछ नहीं है। बुक्स में है, बुक्स में मौजूद है, पैसा यूटिलाइज हो चुका है, स्कीम आखिर में लिखी हुई है कि पाया तकमील को पहुंच गई है। जब आप फिजिकली वहां जाएंगी तो कहेंगे ये तो यहाँ पे है ही नहीं। हमारा अलमिया ये है कि बजट्स में बुक्स में हर चीज मौजूद है, तैयार है, खड़ी है, जाओ तो आया ही नहीं, पता चला ऊपर ही ऊपर से पैसा जेब में गया, किताब में लिख दिया स्कीम कंप्लीट हो गई। यार ये क्या है? जबकि इनको चाहिए, चलिए ठीक है कराची की आवाम तब खैर दिल बर्दाश्ता हो चुकी है, हम बात नहीं करते, ज़ाहिर है ये भी सिंध का हिस्सा ही है, सिंधी है। अब मैं अंदरून सिंध की जो सूरत हाल है अभी तक उसे मॉडिफाई क्यों नहीं किया जा रहा? वहाँ की आवाम इतनी मतलब बेचारी बेबस लाचार क्यों है अभी तक? मैंने वही बात कही ना निदा, कि जब बाप बेटा उसका बेटा, 3 नस्ल, मजाक समझ रही हैं आप, 3 नस्ल अगर वही बार बार आए, ये एक बात सुनने की है, नोट करने की, आवाम को भी। बाप आया, क्या बाप ने वहाँ पर कुछ काम किया? क्या वहाँ हेल्थ कोई हॉस्पिटल, बड़ा ज़बरदस्त हॉस्पिटल दे दिया? अपने स्कूल्स, क्या वहाँ की आवाम को कोई रिलीफ मिला? नहीं। फिर बेटा कैसे जीत के आ गया जब बाप ने कुछ नहीं किया? बेटा आता है, बेटे ने भी कुछ नहीं किया। हाँ,
उन बाप और बेटे की अपने महल में इजाफा हो गया, उसके असासों में इजाफा हो गया, पिछली गाड़ियों से नई गाड़ियां आ गई, दुबई में एक और प्लाजा बन गया, ये हुआ। फिर उसका बेटा आता है, ओ भाई मैं आपको बताऊं, वहां के इलाके के लोगों का जो मेन मसला है ना, वो है खौफ, वो है दहशत, वो है लालच। वहां पर लोगों को डराया जाता है। जब इलेक्शन होता है रातों को, वहां का नोटेबल कोई भी बंदा उनके पास जाता मेरा है। सवाल था, तो पीपल्स पार्टी अभी तक वहां से क्यों कामयाब होती है? क्या वहां का उनको नोटेबल जोर से उनको किया जाता है? तुम लोगों को अगर नहीं है तो फिर ये 1 एकड़ जमीन, ये 2 एकड़ जमीन तुम भूल जाओ, उठाओ अपने टपड़, निकलो यहाँ से। एक नस्ल दर नस्ल बंदा वहां रह रहा है, उसके आबा उजदाद वहां दफन है, वो कहाँ जाएगा? तो माई बाप, अच्छा हमारे कई ऐसे वोटर्स हैं जिनको डरा धमका कर, अब जैसे मैं बता रही हूँ आपको, हमारी जमीन पे कब्जा हो रहा है खैरपुर वाली, यानी हमारे इलाके में वहां हमारे कुर्मी हैं, हमारे लाजमी वो सब हैं, उन पर क्या असर पड़ रहा होगा बताएं? उन पर यही असर पड़ा होगा ना कि ओ माय गॉड, इस कदर खौफ, दहशत, असलहा, ये वो, पुलिस और ये सब भी उनके ही उस पे है। तो लोग कहेंगे यार और तो कोई सर्वाइवल नहीं है यार, अपने बच्चों को बचाना, अपना घर बचाना, अपनी जमीन बचानी है, साईं हम आइंदा आपको वोट देंगे साईं। ये है वो तरीकाकार इनके पास, जिसकी वजह से वहां का लोग वो नोटेबल्स के उस पर जाते हैं। रात को उनको लिस्ट दे दी जाती है, बस ये सारा जितने भी हैं शनाख्ती कार्ड जमा कराओ और आप सब सुबह कल सब चल के हमारे साथ। पुलिस उनकी एक एक जिमनी इलेक्शन पे जब 8-8 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस आकर वहां बैठ जाएगी और लोगों में एक दहशत फैलती है। पुलिस का जो नाम है ना, वो ये नहीं होता मदद आपकी, पुलिस का है फर्ज, मदद आपकी नहीं। पुलिस की वर्दी देखी तो हम जैसे पढ़े लोग भी थोड़ा सा वो जाते हैं, पता नहीं भाई अब हमारे साथ क्या असर होने वाला है। हालांकि हम हक पर हैं, हालांकि हम सच पर हैं, लेकिन पुलिस का जो एक रवैया, एक तरीका रह गया। मैं पूरी पुलिस को नहीं कह रही, मैं पूरी सिंध की पुलिस को नहीं कह रही, लेकिन जो काली ब्लैक शीप्स हैं, जो माफिया बैठा हुआ है मेजॉरिटी में, जो पॉलिटिकली सियासी तौर पर बिठाया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लाखों देकर आते हैं और लाखों इसी तरह कमाते हैं। बिल्कुल ठीक क्या करूं मैं, क्या करूं? हम क्या करें अपने बच्चों के लिए, हम अपनी नस्ल के लिए क्या करें यार? बच्चे पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देकर रो रहे होते हैं कि हम क्या करें, इतनी मेहनत की। असेंबली में आवाजें उठाती हैं आवाम के लिए, पीर भगारा काम कर रही है, तो उनका भी एक अच्छा वोट बैंक है, आपका भी माशाल्लाह आवाजें उठाती रहती हैं, तो उनको क्यों नहीं इक़्तिदार में लेकर आया जा रहा है? हाँ, अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ? इक़्तिदार में लाया जा रहा है तो फिर मैं नहीं कहूँ ये कौन किस तरह लाता है किसको इक़्तिदार में। देखिए हमारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, पीर साहब पगारो, बड़े पीर साहब, उसके बाद उनसे पहले और अभी, हमारी पार्टी का आप निकाल लें, हिस्ट्री निकाल लें, हमारी पार्टी करप्शन, अल्लाह का शुक्र है करप्शन से बिल्कुल पाक। कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा खुदा न खास्ता नैब ज़दा या इसने ये काम किया है, या हम लोग जब भी कभी इक़्तिदार में आए भी, हमारे को वज़रा आए या कुछ, उन्होंने जितना भी वक्त रहे हम ईमानदारी से काम करते रहे अवाम के। और हमारा तो काम हमेशा, जैसे अगर मेरी पार्टी के वर्कर अगर यहाँ आए तो पार्टी के जो पीर साहब के फॉलोअर्स हैं जो हो रहे हैं, वो तो सरहदों पे बैठे अपने मुल्क की हिफाजत करें फौजियों के साथ। तो हमसे तो कोई एक्सपेक्ट ही ना करे कि हम इस मुल्क और इस सूबे के खिलाफ कोई बात करेंगे या इसके लिए हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि यहाँ तबाही हो। हमारी तरफ से हमारा वोटर कराची से कश्मीर तक, उसको पता है कि ये हक और सच की बात करते हैं, उसी पे चलने वाले हैं। अब हक और सच की बात करने वाले हुकूमत नहीं ले सकते, हुकूमत में नहीं आ सकते, उसके बहुत सारे, हम क्योंकि करप्शन नहीं कर सकते, हम लोगों को डरा नहीं सकते। मतलब आपका कहने का मकसद है कि आज भी वडेरा सिस्टम, जागीरदारा सिस्टम वहां पे अगर कायम मैं है। या मेरा दूसरे कलीग्स हैं, मेरी पार्टी के दूसरे लीडर्स अगर ये काम करें, वहां के लोगों को डराएं धमकाएं असले के जोर पर, तो हम हुकूमत में आ सकते हैं, हम इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम जो हालात चल रहे होते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं और कानून को हाथ में नहीं लेते। सबसे बड़ा ये हमारा है, उसकी वजह से आज तक ये हाल है कि वो कहते हैं ना, डंडा और वो है, असला है और दहशत है, तो फिर आप जीतेंगे। और ये मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का ये नारा नहीं था, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी ये नारा नहीं था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये नारा नहीं था। हाँ, उनके बाद आसिफ जरदारी और उनकी पूरी जो टीम है, उन्होंने जो किया कि भाई बस ये बनाओ, इसी से जीतोगे और इसके अलावा कुछ नहीं, तो फिर अब यही है, आवाम भी यही समझती है और लगे हुए सब धड़ाधड़। ठीक है, हम ब्रेक से पहले जो मेरा सवाल मैं करना चाही थी, जागीरदारा सिस्टम, वडेरा सिस्टम आज भी अंदरून सिंध में कायम है, इस हवाले से हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, सवाल को हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें।
नाज़रीन, वेलकम बैक। मेरा सवाल था, आज भी अंदरूनी सिंध में जागीरदारा सिस्टम, वडेरा सिस्टम कायम है क्या? आज भी उसी तरह की बदमाशी से वहाँ के लोगों को जो है दबाया जाता है, उनको हिरासा किया जाता है? जी नुसरत खैर साहिबा, मैं आपसे चाहूँगी आप इस सवाल का जो है जवाब हमें डिटेल में बताएं। देखो निका, पहले हम इस पर काफ़ी बात भी कर चुके हैं। देखो जागीरदाराना और वडेराना सिस्टम, थोड़ा सा पहले इसको समझना पड़ेगा। देखो सिंध में हमारे सिंध में कराची से कश्मीर तक जो वडेरा और जागीरदार वाला बोला जाता है ना, इसमें उन वडेरों, उन जागीरदारों ने इस नाम को ख़राब किया। वडेरे का मतलब ये थोड़ी होता है बहुत पैसे वाला, दहशत वाला, रोब वाला और क्रिमिनल टाइप। वडेरे का पता है असल मकसद क्या होता है? वडेरे का मकसद होता है गांव का एक बड़ा जिम्मेदार जो फैसले करे अपनी कम्युनिटी के अच्छे, वो खुदा न खासा कोई मसला हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है, वो करे, उसको कहते हैं। ठीक है, जागीरदार भी पहले जागीरदार हुआ करते थे, और जागीरदार वो जागीर जिस तरह संभालते थे जहां पर शेर और बकरी साथ पानी पिया करते जो नस्ल दर नस्ल उनको विरसे में मिला करती थी। अब जब पीपल्स पार्टी का दौर आया ना, तो इन्होंने वडेरे को ऐसा उसकी शक्ल बनाई कि डर खौफ, बच्चे को भी डर के वडेरा आ जाओ, चुपके सो जाओ वरना फला वडेरा आ जाएगा। हाँ सही। यकीन माने वहाँ के गरीब लोग, किसान और जो मजदूर है गांव गोठों में, वो इस चीज से अब खौफ, और क्योंकि है, मैं खैरपुर से ताल्लुक, मुझे पता है कि गांव गोठों में वडेरे और किस तरह दूसरों की, अच्छा वो वडेरे बनते कैसे हैं आपको पता है? छोटी 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 जमीनें लोगों की कब्जा करते जाते हैं, करता जाते हैं, वो दहशत फैलती जाती है, और जमीन पे हथियारों के साथ बिठा दिए। गरीब क्या करेगा? पहले तो उसकी नस्ल पूरी फसल उठाते हैं, जैसे हमारी फसल उठा के ले गए, पहले फसलें उठाई, फिर दहशत फैलाई, औरतों को निकाला, घसीटा, ये दहशत फैल गई, फिर उसकी जमीन पे आके बैठ गए। अब जाओ जाके कोर्ट पे जाकर दिखाओ। कोर्ट कौन जाएगा? रास्ते में कोई मार दिया, गोली मार दी, जाके तुम्हारी इतनी हिम्मत है कोर्ट जाओगे? अब वडेरे का ये कॉन्सेप्ट हो गया है कि वडेरा जो है वो होता है जो वहाँ का बदमाश है, उसकी वजह से। और जागीरदार भी यही हो गया ना। कैसे बनाए मुझे बताओ इस वक्त, अगर इस वडेरे और इस जागीरदार का एक हम पूरा स्ट्रक्चर निकालें और पूरी सिंध में कि ये वडेरे हैं, इनका जब आप देखेंगे अपने इलाके में, तो माय गॉड, ये तो बड़ी दहशत है इनकी। वो लोग हैं जो वहाँ के लोगों का वोट बैंक छीनते हैं, वहाँ के लोगों के जो असल उनकी ताकत होती है वो उनसे छीनते हैं। उसके बाद बस नस्ल वो उनके वोटर है, मजाल है उसका। अच्छा फिर उसके बाद उनको ऐसे मजबूर कर देते हैं कि उसका बेटा अपने बाप का कर्जा उतारने में अपने पूरी जिंदगी लगा देगा। आपको पता है, कई दफा आपको चैनल पे दिखाते हैं कि वो जो जाली जेलें होती हैं, किसानों को अंदर बंद किया हुआ है जेलें, और वहाँ लगे हुए हैं उनके सालों से काम दे। ये है। फिर आप वोट कैसे नहीं जीतेंगे, और किस तरह आप असेंबलियों के फ्लोर पर नहीं आएंगे? तीन नस्लें, मजाक चल रहा है। तो ये वो वडेरा और जागीरदार है जो इस वक्त उस इलाकों में वहाँ के लोगों पे, जहनों पे काबिज हो चुका है, उन पे दहशत और खौफ। जबकि वो है कुछ भी नहीं, लेकिन एक वो उन्होंने अपना एक वो बना लिया, लोगों का माइंडसेट हो गया। वो वडेरा नहीं, ये वो दहशत वाले वडेरे हैं जो इन्होंने पैसे दे देकर इन लोगों को खरीद लिया। अच्छा, पीपल्स पार्टी की अब ये है ना सियासत, कहते क्या है, वहाँ के इलाके में कौन है पैसे वडेरा, कौन है, उसको हाथ करो, आपको सारा वोट मिल जाएगा। उसको हाथ किया, उसको अपने ड्राइंग रूम में बिठाया, उसके साथ पैचअप हो गया, चलो भाई इलाके का सारा वोट उनका हो गया। बिल्कुल ठीक कह रही। इसी तरह से कराची की भी सूरत हाल यही है। कराची भी जो है सिंध का ही हिस्सा है, लेकिन कराची का भी जो नक्शा पूरा बदल दिया गया। एसबीसी का इसमें बहुत अहम किरदार है। एसबीसी जो है अपने करप्ट अफसरानों को शहर दे रहे हैं और उन्होंने पूरे कराची शहर का नक्शा बदल दिया। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? निदा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नाम लेकर फिर मैं यूँ हाथों लगाती हूँ, या अल्लाह, यकीन माने। और इस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध करके किसके अंडर में आ गई है? सिंध हुकूमत के अंडर में आ गई, ठीक है ना। अब इस सिंध हुकूमत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को किस तरह इस्तेमाल किया, कैसे किया, इसमें कौन से लोग बैठे हुए? कराची के लोगों का कसूर क्या है कि वो पाकिस्तानी है, वो कराची में रह रहे हैं, या उनको अपना घर चाहिए, एक जमीन चाहिए जहां पे वो जाकर रहे। तो उन्होंने तो जाकर जब लिया तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने तो उनको सब कुछ एक्चुअल उठाकर दे दिया, जाओ भाई जाके बनाओ। अब इतने बड़े बड़े लोगों ने घर बना लिए, बेंगलोर बना लिए वहां पर, तो भाई उस जिसने अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगा दी, उसने तो कहा कि अब मैं सुकून से, मेरा घर हो गया, मेरी छांव हो गई, छप्पर हो गई। पता तब चला
कि भाई ये तो था ही नहीं नक्शे में। अच्छा, तो मजे की जगह ही बात नहीं। ये कि हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को तो हम लोग कर ही रहे हैं, उनका तो नाम हम बार बार अपने शो में लेते ही हैं क्योंकि वो वाकई उन्होंने कराची का नक्शा बेकार दिया। इसमें साथ साथ अहम किरदार केई, सुई गैस सबका, और सब- वाटर सब। बोर्ड का भी उन्होंने इलीगल कनेक्शंस जो उनको हाँ, दिए अब हुए हैं। अब आप ये समझो कि अगर ये घर बन गया, उसका सब कुछ हो गया, इलीगल था ना भाई। ये जो चाइना कटिंग है, क्या है ये? बिल्कुल। चाइना कटिंग में किस तरह मीटर लग जाते हैं, किस तरह पानी की लाइनें लग जाती हैं, किस तरह सब कुछ लग जाता है। ये सब ये चेन है, हर जगह एक बंदा सबका हुकूमत का बैठा है। इन जिन इदारों के आपने नाम लिए ना, इन हर इदारे में ऊपर से निचली सतह पर आपके चैनल जाएं तो सब कुछ दिखा देते, पकड़ भी लेते, रिश्वत देते भी। हुकूमत को नहीं दिख रहा, उनको नहीं लग। अच्छा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में कितने ही ऐसे लोग हैं जो अब वहां से कमा कर, नक्शे पास करके देकर, बाहर मुल्कों की शहरियत लेकर वहां चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। वाह! और यहाँ जिनको देकर आए हो तुम, वो बेचारे सड़कों पे बैठे हैं बच्चों को लेकर, जवान बेटियों को लेकर कपड़े के टेंट लगाकर कितने महीनों से बैठे। कोई पूछने वाला है उनको? है? निकलो ना मुर्तजा वहाब, जाओ उन लोगों के पास, जाओ बिलावल जाए ना उन लोगों के पास। बिल्कुल ठीक उन कह रहे हैं लोगों आप। का जिन्ना क्या अस्पताल कसूर के था? बाहर का हाल देख लें, क्या हाल है, सूरत हाल है जिन्ना अस्पताल के बाहर की। नुसरत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी और मज़े की गुफ्तगू रही। अंदरून सिंध और पूरे सिंध कराची के भी हवाले से हमने बात की कि सिंध कराची में क्या क्या सूरत हाल है, किस तरह से कराची का नक्शा तब्दील कर दिया गया है, किस तरह से करप्ट अफसरान जो है उनको शय दी जा रही है, उसके पीछे कौन है और ये क्यों किया जा रहा है, क्या वजूहात है। अपने बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग करने के बजाय आवाम के लिए सोचें। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक एक और सेगमेंट के साथ, रूहानी सेगमेंट के साथ हम हाजिर हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हर बार की तरह खलीफा कारी अरमान अरशद चिश्ती साहब, जो कि दुआओं से रूहानी इलाज करते हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। आप कैसे चिश्ती साहब? जैसे कि आपको पता है, हमें हर बार की तरह इस बार मैसेजेस मौसूल हुए हैं क्योंकि पूरा वीक जो है हम लोगों के मसले मसाइल हम देखते हैं और उसके ऊपर हम उसमें से जो मेन मसाइल हैं, जो हर घर का जो मसला आजकल चलता है, जैसे शौहर और बीवी के इस तरह के जो मामला हैं, तो मैं चाहूँगी कि हम वो आपको मैसेजेस बताएं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। महविश साहिबा है। नाज़रीन, इससे पहले मैं जो है उनके जो सवालात, इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पे अपने देख लें। कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है चिश्ती साहब का, जो है पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी है, उनका कॉलिंग नंबर भी है। आप उस पर कॉल कर सकते हैं, उनको मैसेजेस करें जो आपके मसले मसाइल आप अगर टेलीविज़न स्क्रीन पर आप कॉल करके नहीं आप बताना चाह रहे हैं, जो आपकी कुछ पर्सनल मामला आता है, तो आप इन्हें पर्सनली कॉल करके भी आप इन्हें जो है वो मसला बयान कर सकते हैं। आप अगर मिलना चाहें तो आप इनसे मिल सकते हैं वहाँ पे इनके ऑफिस में जाके। एड्रेस भी चल रहा है, टेलीविज़न स्क्रीन पे नंबर भी है, हमारी स्क्रीन पे भी हमारा जो चैनल का ऑफिशियल नंबर है वो भी, आप उस पर कॉल करें। कॉल के जरिए अगर आप लोग हमें अपने मसले बयान कीजिए। तो हम आगाज़ करते हैं। महविश साहिबा है, महविश हयात, और इनकी वालदा का नाम है लुबना। शौहर का रवैया नामुनासिब है। जी बता देते हैं हम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से, जो हम सब का मालिक है, खालिक है, राज़िक है। वो रब्बे करीम है, रब्बे कुल कायनात है। हर काम, हर तकलीफ़ उसके फ़ज़ल से, उसकी मेहरबानी से दूर होती है। वो रब है। अब उसका अपना निज़ाम है, वो अपने बंदे को जैसे चाहे आज़माए। वो देकर भी आज़माता है, लेकर भी आज़माता है। वो रब है। बंदे को शाकर होना चाहिए, सब्र वाला होना चाहिए। ये जो मनाजिल होती हैं तभी तय होती हैं। हम जो चीज़ें आपको बताते हैं वो अल्लाह के फरमान जो कलाम पाक में जारी होता है, अल्लाह फरमाता है, वही चीज़ें हम आपको बताते हैं। आप कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप ये चाह रहे हों कि अल्लाह की हम पर बिलखसूस अनायत मेहरबानी हो जाए, तो ये ज़रूरी है कि मुकम्मल यकसुई
सुकून कल्बी और पूरी तवज्जो के साथ उस रब की बारगाह में जब हाज़िर हों, इस तरीके से हाज़िर हों कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उस रब की बारगाह में ही आप इल्तिजा कर रहे हैं और वो आपको सुन रहा है, देख रहा है। इंशाअल्लाह तबारक ताला जब आप इस तरीके से अपनी मनाजात अपने रब की बारगाह में पेश करते हैं तो वो रब कुल कायनात है, सुना है, पढ़ा है, देखा है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार फरमाता है। तो वो कभी भी अपने बंदे को तकलीफ़ देने का नहीं सोचता। ये फ़कत और सिर्फ़ हमारी अपनी कोताहियाँ, अपनी गलतियाँ जो हमें ख़राब कर रही होती हैं। हकीकत बात है। अब जो मेरे बेटा महवे शहजाद ने सवाल किया कि शोहर के रवैये के एतबार से, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करेंगे कि परवरदिगार आपको इस अज़ियत से, तकलीफ़ से महफूज फरमाए। सबसे पहले आपको अपनी इस्लाह करनी होती है, अपनी ज़ुबान, अपना रवैया कि शोहर के साथ किस तरीके से आप चल रही हैं। वो आपका शोहर है, उसके कुछ हकूक़ आपके ऊपर हैं तो आपके भी कुछ हकूक़ उसके ऊपर हैं। हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल में भी और आपके दिल में भी एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा फरमाए ताकि ये घर चले। बाकी जो आपने बात की है, आपसे गुजारिश करते चलें कि बेटा नमाज पंजगाना, 5 वक्त की नमाज अपने ऊपर लाजम कीजिए, उस रब की बारगाह में इल्तिजाएं, अपनी मनाजात कीजिए। जब आप इस चीज़ को अपने ऊपर लाजम कर लेंगी तो इंशाअल्लाह तबारक तआला मेरा परवरदिगार अपने प्यारे हबीब पाक के सदके, अहले बैत के सदके आपको इस अज़ियत से बाहर निकालेगा। पढ़ने के लिए आपको हम बताते चलते हैं कि सूरह यासीन की आयत नंबर 9 कोशिश करिए हर नमाज के बाद 21 मरतबा तलावत कीजिए और बाद नमाज इशा 101 मरतबा जाए नमाज पे ही बैठे बैठे सजदे में सर रख के अल्लाह की बारगाह में अपनी इल्तिजा इस तरीके से कीजिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 101 मरतबा ये अपने ऊपर लाजम कर लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, अपने फ़ज़ल से बहुत जल्द आपको इस तकलीफ़ से निजात देगा, उनके रवैये में बेहतरी आएगी। और कोशिश करें कि जो चीज़ आप पकाती हैं घर में, खाना पानी जो चाहे उनको देती हैं, तो सूरह यासीन की वही आयत नंबर जो 9 है वो भी इसी तरह 21 मरतबा पढ़ के दम करके दीजिए। इसके साथ अगर आप नगीना पहनना चाहें तो उसके लिए आप सुर्ख अकीक जो है, सुर्ख अकीक या अकीक यमनी, इन दोनों में से कोई एक लाकड़ फ्रेम में पहन लीजिए। चंद दिनों में आप देख लीजिएगा परवरदिगार के फजल करम से बहुत बेहतरी महसूस होगी आपको इसमें इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वैसे बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग वजीफ़ा ये जो है मतलब जी हमारे बेशक बेशक ये उस सब बताया गया था एक दफ़ा, तो ये बहुत मतलब एक अच्छा वजीफ़ा है, बहुत बिल्कुल ही इसी स्ट्रॉन्ग तरह। है। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा बात करें, कहाँ से? जी मैं जमील बात कर रहा हूँ कराची से। जी तनवीर साहब, बयान कीजिए अपना मसला। जी आपकी आवाज़ स्लो आ रही है थोड़ी। मैंने कहा अपना मसला बयान कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? जी मेरा मसला थोड़ा ये, मैं चिश्ती साहब से सवाल करना चाह रहा था। चिश्ती साहब, मुझे कारोबार में बहुत बंदिश हो रही है मेरी। मैं किसी भी कारोबार में हाथ डाल रहा हूँ, वो काम नहीं हो रहा है, बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। अगर वही काम कोई और करे और मैं करूँ तो मेरा काम बिगड़ जाएगा और उस शख्स का काम बन जाएगा। जमील साहब, वालदा का नाम क्या है? जी वालदा का नाम? सूफिया। सूफिया। जी जी शुक्रिया आप कॉल करने के टीवी के सामने रहिए, आपको बताते हैं अभी इंशाअल्लाह ताला। जी। आपका जो सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है कि वही काम कोई और करे तो उसके लिए बेहतर है मैं करूं तो मेरे लिए मसाइल पैदा होते हैं। जमील भाई, पहली बात तो ये है कि जहन में एक बात को पक्का रखें कि राज़िक रब है, रिस्क देने वाली ज़ात पाक अल्लाह है। जो आपके नसीब में है ना तो उसे कोई छीन सकता है ना ही ख़त्म कर सकता है। जहाँ तक आपने कहा कि वो कारोबार आप मुसलसल उसी कारोबार में, जैसे आपने बताया है, हो सकता है कि वो कारोबार ही आपके लिए बेहतर ना हो, तो इस वजह से ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं उसके अंदर। आप ठीक।
कोशिश कीजिए कि कोई दूसरा कारोबार स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। बाकी पढ़ने के लिए आपको हम बता देते हैं। सबसे पहली बात वही हम दोहराएंगे कि नमाज पंजगाना, नमाज की पाबंदी कीजिए। अब अपने रब के हजूर आजिज़ी से, इनकसारी से अपनी मनाजात कीजिए। वो रब सुनने वाला है, बहुत करीम रब है, रहीम रब है। इसके साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि सूरह कहफ की आयत नंबर 14, सूरह कहफ आयत नंबर 14 हर नमाज के बाद 21 मरतबा तलावत कीजिए। बाद नमाज इशा सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात एक तस्बीह कीजिए 101 दाने वाली, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहीम। इसको अपना वतीरा बना लीजिए, रोज़ाना कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो उसके फ़ज़ल से, उसके करम से 7 से 11 दिन के अंदर अंदर इसके अच्छे असरात आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। मज़ीद आपसे हम ये अपने आपको नहीं, तमाम नाज़रीन को भी बताते चलें कि हम जो वज़ाइफ देते हैं पढ़ने के लिए, आपको जो दिन टाइम बताया जाता है तब तक पढ़ें। खुदा न खास्ता अगर उसमें आपको कोई अफाका महसूस ना हो तो आप फिर मेरे नंबर्स पे रब्ता करके दोबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि बस औक़ात ऐसा होता है कि एक चीज़ आप पढ़ रहे हैं, उसमें या तो आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे होते, तब आपको फ़ायदा नहीं मिल पाता, या फिर कोई ऐसे मामलात होते हैं तो आप दोबारा भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हम मैसेजेस की तरफ दोबारा आ जाते हैं। मंसूर अब्बास साहब हैं, इनकी वालिदा का नाम फ़ातिमा है, अपना कारोबार है लेकिन तरह तरह की तकलीफ़ें आ रही हैं कारोबार में। जी मंसूर भाई, आपसे गुजारिश ये करते चलेंगे, जैसे हम तो हर बात पे यही कहते हैं कि नमाज अव्वलिन परस्तिश नमाज है। पहला सवाल ही नमाज के लिए होगा, तो ये मुआफ़ी नहीं है इसकी किसी सूरत में भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़ज़ल से इसमें आसानियाँ ज़रूर दी हैं हमें। नमाज़ पढ़ें, हर नमाज के बाद आप कोशिश करें कि सूरह कहफ की आयत नंबर जो है 12 41 मरतबा तलावत कीजिए, अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहीम के साथ। इसके साथ साथ आप ये कोशिश कीजिए कि बावजूद रहें, दरूद पाक की कसरत किया कीजिए जब आप अपने ऑफ़िस में, दुकान में, यहाँ भी बैठते हैं जो कारोबार किया हुआ है। और तीसरा काम आपने जो करना है वो ये है कि बरोज़ मंगल किसी भी वाइट चीज़ का हस्बे इस्तात, जो आपकी हिम्मत हो, जो आपकी इस्तात हो, इसके मुताबिक सदका कर दिया कीजिए। ये 7 से 11 मंगल कर लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक ताला परवरदिगार अपने फ़ज़ल से, अपने करम से मेहरबानी फरमाएगा। और नगीना आप इसके साथ ओपल 7 से 8 कैरेट में पहन लीजिए। अल्लाह के घर में पूरा यकीन है इंशाअल्लाह तबारक ताला, जैसे आप ये जो चीज़ें आपको बताई गई हैं इस तरीके से अगर आप करेंगे तो पाक परवरदिगार इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरी फरमा देगा, रिज़्क़ की फरावानी भी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक अपनी मदद कर देगा। जी, इस्लामाबाद से हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। शादी को 5 साल हो गए। आपका नाम क्या है बेटे? मैं हबीबा। वालदा का नाम? कनीज़ फातिमा। कनीज़ फातिमा। शोहर का नाम क्या है बेटे? सफदर महमूद। और उसकी वालदा का नाम? हबील हबीब। जी बता देते हैं आपको बेटा, टीवी के सामने रहिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए हबीबा आपका। उम्मे हबीबा बेटा, आपने बताया कि औलाद के हवाले से परेशानी है। अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है। आपने कहा कि 5 साल शादी को हो गए हैं, तो लाजमन आपने कुछ टेस्ट वगैरह भी करवाए होंगे। अर्ज़ करता चलूँ कि कोशिश करें कि वो किसी तरीके से वो अपने टेस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं या तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, या डाक के ज़रिए मुझे भेजें। टेलीविजन, सॉरी फॉर इंटरप्ट, टेलीविजन स्क्रीन पे चश्ती साहब का नीचे आप देख सकते हैं, सेकंड वाली जो स्क्रॉल है उस पर नंबर चल रहा है, आप इनको पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जी तो वो हमें आप भेजें, उनको उनकी रोशनी में भी देखा जाएगा कि प्रॉब्लम आपकी तरफ से है या शोहर की तरफ से है। बाकी ये यकीन रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, हर चीज़ पे कादर है। वो रब है, आपके लिए जो भी बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला आपको इनायत फरमाएगा। वो रहमत है या नेमत है, जो भी है वो रब बेहतर जानता है आपके लिए। बाकी आप ऐसा कीजिए कि दुरूद पाक की कसरत कीजिए, और आप जुमे वाले दिन बाद नमाज जुम्मा आप
जितनी आपकी उम्र है इतनी मर्तबा आप कोशिश करें कि सूरह यासीन की आयत नंबर 9 ये पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करें और पानी के गिलास पे दम करके वो पानी 5 वक्त पिएं दिन में, हर यानी कि हर नमाज के बाद कोशिश करें। और इसके साथ साथ आप ये कोशिश करें कि जब रात को सोने के लिए जाएं तो आप दूध वगैरह मीठी कोई चीज़ लेकर, दूध हो तो ज़्यादा बेहतर है, यही सूरत पढ़ के इस पर दम करके आधा गिलास ख़ुद पिएँ, आधा गिलास अपने शोहर को पिलाएं। इंशाअल्लाह तबारक ताला मेरा पाक परवरदिगार साहब कुदरत वाला है वो रब, इंशाअल्लाह तबारक ताला आप फ़िक्र ना करें। देर हो जाती है बसा औकात, ये रब जानता है क्यों देर है इसमें, ये तो रब ही जानता है ना बेटे, आप नहीं जानते, हम नहीं जानते। सही बात है। हम कोशिश कर सकते हैं इसके लिए, जो हमारा अख्तियार है हमने वो करना है, बाकी जो रब का फजल है वो इंशाल्लाह आपके ऊपर ज़रूर होगा। दिल छोटा मत कीजिए, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी से, इनकसारी से अपने रब के हजूर अपनी मनाजात कीजिए। आपके नसीब में जो बेहतर होगा वो परवरदिगार अपने फजल से अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आमीन सब आमीन। कराची बफर जोन से एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत थोड़ी आ रही है आपकी आवाज़। जी आप जो है, अगर मेरे ख्याल से आपने अपना टेलीविज़न स्क्रीन ऑन की हुई तो आप उसकी आवाज़ म्यूट कर लीजिए। जी जी मुझे आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। आ गया है, ठीक है। दरअसल मैं बात करनी थी कारी साहब से। जी जी अब बात कीजिए चिश्ती साहब से। बिजनेस जो है वो सेट नहीं होता है, कोई भी कारोबार नया करें पुराना करें उसमें जो है ना वो हर्डल्स इतनी आती है कि मजबूरन हमें बैकआउट होना पड़ता है। नाम बता दें अपना। सैयद जामिन रजा। सैयद जामिन रजा। वालदा का नाम भैया? सलीमा रजा। चलिए ठीक है, आपको बताते हैं, आप टीवी स्क्रीन के सामने रहिए, इंशाअल्लाह ताला इसका जो भी बेहतर हल है आपको बता देते हैं इंशाअल्लाह ताला। जामिन भाई आपसे आपका जो सवाल है कि कारोबार जो भी करते हैं कोई ना कोई परेशानी आने की वजह से उससे बैक होना पड़ता है आपको, तो गुजारिश आपसे ये करेंगे कि आप जुमेरात वाले दिन किसी भी वाइट चीज़ का सदका करें अपने हाथ से, हस्ब इस्तात 1 पाव, आधा किलो जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए। इसके साथ साथ हम आपको ये बताते चलें इसमें कि सूरह फलक और सूरह नास, ये कोशिश कीजिए कि हर नमाज के बाद सूरह फलक सूरह नास हर नमाज के बाद आप इसको 41 मरतबा तलावत कीजिए, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम के साथ। इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से पाक परवरदिगार अपने फ़ज़ल से आपके हक़ में जो कुछ बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला वो अता फ़रमाएगा, इनायत फ़रमाएगा। दिल छोटा मत कीजिए, मेहनत में कमी मत कीजिए, कोशिश करें बावजूद रहा जाए और अल्लाह के हबीब का ज़िक्र करते रहें, दुरूद पाक की कसरत कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक ताला आप इस अज़ियत से 7 से 11 दिन के अंदर इंशाअल्लाह निकल आएंगे। इंशाअल्लाह हम मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं। अमजद हुसैन और इनकी मिसेस का नाम इसमें मुझे सही लिखा हुआ, हाँ इनकी मिसेस का नाम है इरम, बेटा नाम फरमान है। जी बताते हैं आपको बेटा। जी अमजद हुसैन भाई आपने जो सवाल किया है बेटे के एतबार से, तो आपको हम बताते चलें कि आप या आपकी वालदा, बच्चा जब सो जाए रात को तो सूरह सफ़ है 3 मरतबा पढ़ के उसके सीधे और उल्टे कान में आप दम कीजिए। अगर ये एहतमाल हो कि इस तरह करने से उसकी आंख खुल जाए या खुदा न खास्ता वो बदतमीज़ी करे तो भले कमरे में ही दम कर दीजिए। एक तो ये काम कर लीजिए, दूसरा कोशिश ये कीजिए कि सूरह कौसर उसकी वालदा से कहें कि जो चीज़ भी पकाएं उसके खाने के लिए, चाय नाश्ता जो कुछ भी दे रहे हैं आप उसको खाने के इस्तेमाल के लिए, पीने के इस्तेमाल के लिए सूरह कौसर जो है 21 मरतबा तलावत करें, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ के ये बच्चे को दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह बहुत करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है,
अल्लाह उसको हदायत नसीब फरमाने वाली ज़ात पाक अल्लाह ही है। इंशाअल्लाह तबारक ताला आप अपनी कोशिश कीजिए, बाकी अल्लाह मदद करेगा आपकी। मुझे अल्लाह के घर में पूरा यकीन है कि चंद ही दिनों में बहुत बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमीदुल्लाह साहब हैं, इनकी वालदा का नाम जहरा है, गाड़ी चलाते हैं, बहुत सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको इस तरह का सलाह नहीं मिल पाता। जी, हमीदुल्लाह साहब का सवाल जो है, गाड़ी चलाते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, इसके बावजूद जो चाह रहे हैं उस तरीके से मामला नहीं बन पा रहा है। हमीदुल्लाह भाई, जी हाँ, इस बात पे तो यकीन रखिए कि रिज़्क़ तो रब ने अनायत फरमाना है। जी हाँ, जो आपके नसीब का है कोई नहीं छीन सकता, जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दिया है। अल्लाह कादिर है, अल्लाह हमसे बेहतर जानता है क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह की ज़ात पर शक कर रहे हैं। इसके साथ साथ नमाज पंजगाना की पाबंदी कर लीजिए, अपने ऊपर लाजिम कर लीजिए। वैसे भी अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह रहमतों का बरकतों का महीना आ रहा है, रमज़ान माह शरीफ, रमज़ान। तो उम्मीद है कि इसमें तो अक्सरियत लोगों की पंक्चुअल होती है 5 वक्ता नमाज की। आप भी अपने ऊपर लाजम कर लीजिए। जब आप इंशाल्लाह इसको तसलसल से पढ़ेंगे तो आपका फिर खुद ब खुद दिल चाहेगा, आप पाबंदी की तरफ माइल हो जाएगा आपका दिल इंशाल्लाह ताला। बाकी आप ये कोशिश कीजिए कि एक तो बावजू रहा करें जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, स्टीयरिंग पे बैठते हैं, और कोशिश कीजिए इस बात की कि जब आप गाड़ी पर सवार हों तो 19 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। शहादत की उंगली पर दम करके अपना हिसार कीजिए, गाड़ी का भी अपना भी, फिर आप शुरू किया कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक ताला मेरा अल्लाह अपने फ़ज़ल से, गायब के ख़ज़ानों से आपकी मदद फरमाएगा। आपके लिए बहुत, जैसा आप चाह रहे हैं, तवक्का कर रहे हैं उस रब से, तो वह रब उससे बढ़ के भी इंशाअल्लाह ताला आपको अनायत फरमाएगा। लेकिन बात यही होती है कि आपने आपको उस सिस्टम में ले जाया जाए जो रब को पसंद है, रब के हबीब को पसंद है, रब के हबीब के हबीबों को पसंद है। वो तरीका जब आप आजमाएंगे तो इंशाअल्लाह इसमें बहुत बेहतरी हो जाएगी। नगीना अगर आप इसमें दुरे नजफ़ पहन लें 7 से 8 कैरेट में, इंशाअल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा अल्लाह के लिए। एक लास्ट मैसेज मैं यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी। अनवर हुसैन साहब हैं और इनकी वालदा का नाम जमीला है, बेटी के रिश्ते के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं। जी, बता देते हैं इनको। बेटी के रिश्ता आपने बोला कि उससे परेशानी है आपकी। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह, एक बात पे यकीन रखिए कि रिश्ते तो आसमान पे बनते हैं, जोड़े अल्लाह बनाता है। इस बात पे मुकम्मल यकीन हर मुसलमान का है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं तो हमारा यकीन है इस बात पे। इसमें आप कोशिश ये कीजिए उस बच्ची को बोलें कि सूरह यासीन की जो आखिरी 2 आयात हैं ना, वो बाद नमाज इशा 63 मरतबा 63 मरतबा तलावत करे, अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहीम के साथ, और वहीं बैठे बैठे रब की बारगाह में अपनी इल्तिजा, अपनी मनाजात अल्लाह के हुजूर पेश करें। इंशाअल्लाह तबारक ताला परवरदिगार बहुत जल्द जो इसके हक़ में बेहतर है वो करम फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह बहुत बेहतरी हो जाएगी इसमें इंशाल्लाह। चिश्ती साहब, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो जैसे आपको पता है हम आपकी दुआ से अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगी, आज के हमारा जो प्रोग्राम है आप लोगों के लिए हमने प्रोग्राम अपना सजाया। अंदरून सिंध और स्पेशली सिंध के हवाले से हमने, कराची शहर के हवाले से भी हमने बात की कि किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप अपना फ़ीडबैक देना ना भूला करें। मुझे, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखा करें। रमज़ान शरीफ जो है उनकी आमद है, स्पेशली हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आपकी दुआ से, आपकी दुआ से जो है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल मर्ज़ व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल जहन्नम व क़िना अज़ाबल मीज़ान। ए रब्बे अज़्ज़ व जल, जो दुआएं मांगी गई मेरे अल्लाह तू अपने फ़ज़ल से इनको कबूल फरमा ले। जिन जिन के लिए जो जो कुछ बताया गया है, पाक परवरदिगार तेरा कलाम है, ए अल्लाह उन सब पे अपना फ़ज़ल अता फरमा, उन सब की मनाजात पूरी फरमा दे, उनकी तकलीफ़ों को दूर फरमा दे। ए परवरदिगारा इस मुल्क पे अपना फ़ज़ल अता फरमा दे, इस पूरी टीम पे अपना फ़ज़ल अता फरमा दे। मेरे अल्लाह जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं पाक परवरदिगार, तो उनकी हिफाजत फरमा दे। ए रब्बे कुल कायनात, मेरे मुर्शिद को उम्र खिज़री अता फरमा, उनका साया हम पे
कायम व दाइम फरमा। ए रब्बे अज़्ज़ व जल तू फ़ज़ल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शि व ज़ीनत फ़र्शिही।